अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर 2020। तो दोस्तों इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सामाजिक अध्ययन पार्ट 3, जिसमें दोस्तों हम बात करेंगे लघु त्रि प्रश्नों को लेकर। पेपर की दृष्टि से जितने भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण होंगे सब कुछ हम इस वीडियो में देखेंगे, तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। कोई भी क्वेश्चन दोस्तों आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है। पार्ट 1 में दोस्तों हमने बहुविकल्पीय क्वेश्चन को देखा, पार्ट 2 में हमने अति लघु त्रि प्रश्नों को देखा। इस वीडियो को देखने के बाद दोस्तों उसका लिंक हम कमेंट बॉक्स में दे देंगे, उसको भी आप जाकर देख सकते हैं। अगर दोस्तों आप ये तीनों पार्ट को देख लेते तो डेफिनेटली आप पेपर में एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो 50 में दोस्तों कम से कम नहीं तो आप 40 प्लस आप स्कोर कर सकते हैं आप इन 3 वीडियोस को देखकर, ठीक है। कभी कभी दोस्तों आप 50 में 50 भी पा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, और वीडियो को आपको शुरू से लेकर अंत तक देखना है। अगर चैनल पर आप लोग हमारे नए यूट्यूब पर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियो के हर एक नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज के लघु त्रि प्रश्नों को। और पहला प्रश्न क्या रहा हमारा कि मौर्यों की प्रशासनिक व्यवस्था का आपको वर्णन करना है। ये दोस्तों क्वेश्चन देखिए 2019 में पूछा गया है। तो सबसे पहले शासन का प्रबंध दोस्तों देखेंगे, केंद्रीय शासन, प्रांतीय शासन, नगर शासन और ग्राम शासन। तो केंद्रीय शासन में दोस्तों क्या बातें हैं, राजा शासन प्रणाली राजतंत्रात्मक थी। राजा समस्त शक्तियों का स्रोत था, यद्यपि उसकी शक्तियां एवं अधिकार असीमित थे, किंतु फिर भी वह दोस्तों पूर्ण रूपेण निरंकुश एवं स्वेच्छाकारी नहीं बन सकता था। वह प्रधान सेनापति, प्रधान न्यायाधीश तथा प्रधान दंडाधिकारी होता था। मंत्री परिषद दोस्तों देखिए, राजा की सहायता हेतु एक मंत्री परिषद की व्यवस्था की गई। इसमें दोस्तों 12 से लेकर 20 तक मंत्री रहते थे। बात आती है प्रांतीय शासन की। समस्त शासन को 4 प्रांतों में विभक्त कर दिया गया था, पूर्वी प्रांत, उत्तर पश्चिमी प्रांत, पश्चिमी प्रांत और दक्षिणी प्रांत। नगर शासन में देखिए, नगर का प्रधान नगराध्यक्ष कहलाता था। ग्राम शासन में ग्राम शासन की सबसे छोटी इकाई थी, ग्राम का मुखिया ग्रामिक अथवा ग्रामीणी कहलाता था। अगला प्रश्न आता है कि गुप्तकालीन प्रमुख बंदरगाह कौन से थे, आपको ये बताना है। भड़ोच तथा ताम्रलिप्ति इस युग के प्रमुख बंदरगाह थे। फिर अगला प्रश्न, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने शासनकाल में कौन कौन सी योजनाएं लागू की थी, इस योजनाओं का क्या परिणाम हुआ, आपको ये बताना है। देखिए, गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद उसका पुत्र मोहम्मद बिन तुगलक सन 1325 ईस्वी में दिल्ली का सुल्तान बना। उसने 26 वर्ष शासन किया। मोहम्मद बिन तुगलक ने साम्राज्य की प्रगति और सुव्यवस्था के लिए अग्रलिखित नई योजनाएं लागू की। पहला दोस्तों आता है आपका कि दोआब में कर वृद्धि। देखिए, तुगलक ने गंगा एवं यमुना के बीच भूमि, जिसे दोआब कहते थे, वहां भूमि कर में वृद्धि कर दी और कई अन्य कर भी लगा दिए। दूसरा दोस्तों, राजधानी में परिवर्तन। सुल्तान की दूसरी योजना राजधानी में परिवर्तन करके नए स्थान पर दूसरी राजधानी बनाने की थी। देवगिरी शहर उसके साम्राज्य के बीच में स्थित था। युद्ध के हिसाब से भी उसकी मतलब अच्छी स्थिति थी, अतः उसने अपनी राजधानी दिल्ली को देवगिरी बनाने का आदेश दिया। देवगिरी का नाम बदलकर दोस्तों दौलताबाद रखा गया। तीसरा दोस्तों आता है कि तांबिक मुद्रा का चलन। सुल्तान के शासन के समय चांदी का उत्पादन काफी कम हो गया था। उस समय चांदी के सिक्के का चलन था, मतलब तुगलक ने चांदी के सिक्कों के स्थान पर मिश्रित धातु के सिक्के चलाने का आदेश दिया। अतः उसका विचार चांदी को भारत में रोककर व्यापार का संतुलन भारत के पक्ष में करना था। तो दोस्तों ये सब बातें हैं। अब अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है कि हमारी पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप हैं, इसका आपको नाम बताना है। हमारे पृथ्वी पर दोस्तों कुल 7 महाद्वीप हैं। अफ्रीका हो गया, अंटार्कटिका हो गया, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। फिर अगला क्वेश्चन, मौलिक कर्तव्यों के संदर्भ में आपको अपने विचार लिखने हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आप बनाकर लिख सकते हैं। देखिए, संविधान के 42वें संशोधन के द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया है। इन कर्तव्यों को संविधान में शामिल करने के कई उद्देश्य थे। ऐसा दोस्तों इसलिए किया गया कि नागरिक देशभक्त बन सके, राष्ट्र को शक्तिशाली बनाने तथा संप्रभुता एवं एकता को सुरक्षित रखने के लिए आचार संहिता का अनुसरण करे तथा राज्य को अपने कर्तव्यों का निर्वाह करने दे एवं सामंजस्य विचार को प्रोत्साहित करने में सहायता प्रदान करे। संविधान के दोस्तों 42वें संशोधन के माध्यम से भारतीय नागरिकों के 10 मौलिक कर्तव्य निश्चित किए गए हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, जल स्रोत के जल के मतलब स्रोत कौन कौन से, ये आपको लिखना है। कितना आसान क्वेश्चन आया था 2019 में। तो वर्षा हो गया दोस्तों, भूतल प्रवाह, झीलें, जलप्रपात, ठीक है ना, शिव सुंदरम, समुद्रम मतलब इत्यादि जल के स्रोत हैं। अगला प्रश्न आता है, वायु क्या है, वायु के गर्म होने का क्या परिणाम होता है। देखिए दोस्तों, वायु पंच महाभूतों में से एक है। वायु वस्तुतः गैसों का मिश्रण है, जिसमें अनेक प्रकार की गैसें होती हैं, जैसे जारक, प्रांगार, द्विजारीय, नाइट्रोजन, उदयन इत्यादि। वायु के गर्म होने पर ओजोन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।
अगला प्रश्न आता है कि हमारे देश के लिए संविधान क्यों महत्वपूर्ण है, ये आपको बताना है। देखिए, संविधान से अभिप्राय जन आधारभूत नियमों व सिद्धांतों के समूह से है जिनके अनुसार किसी देश का शासन चलाया जाता है। संविधान के यह नियम व सिद्धांत जहां एक ओर सरकार के संगठन, शक्तियों एवं कार्यों को निर्धारित करते हैं, वहीं दूसरी ओर नागरिकों के अधिकारों एवं कर्तव्यों को भी निश्चित करते हैं। किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था वाले देश के लिए संविधान एक अत्यंत महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है। संविधान के में शासन व्यवस्था हेतु आवश्यक दिशा निर्देश एवं नियमों का उल्लेख रहता है, ठीक है ना, जिससे शासक इन नियमों की बर्बादी से बचे रहते हैं, अतः निरंकुश नहीं बन पाते। अगला क्वेश्चन, कृषि विकास हेतु सरकार द्वारा अपनाए जाने वाले किन्हीं दो उपायों के बारे में आपको लिखना है। तो देखिए, पहला दोस्तों आपका आता है कि सिंचाई और जल संसाधन। भारत सरकार सिंचाई क्षमता को निरंतर बढ़ाने का प्रयास कर रही है। सरकार का प्रयास है कि सृजित क्षमता और उसके उपभोग के बीच अंतर को पूरा किया जा सके। दूसरा दोस्तों हमारा पॉइंट आता है बीज। देखिए, कृषि में प्रति एकड़ उत्पादकता के लिए अच्छे किस्म के बीजों का प्रयोग महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय बीज नीति किसानों को बीज की श्रेष्ठ किस्में और पौधे रोपण सामग्री पर्याप्त मात्रा में प्रदान करती है। तो दोस्त, इस समय जहाँ वीडियो बना रहे हैं यहाँ पर कुछ गाय और भैंस हैं, तो उनकी आवाज आ सकती है, तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं, ठीक है ना। आगे दोस्तों देखते हैं वीडियो में। इसके अतिरिक्त अन्य प्रयास हैं जैसे उर्वरक, कृषि यांत्रिकरण, कृषि ऋण, कृषि बीमा, कृषि शिक्षण एवं अनुसंधान, कृषि उपज की बिक्री में सुधार, मूल्य समर्थन नीति तथा सहकारी विपणन समितियां आदि। अगला प्रश्न हमारा, दक्षिण भारतीय मंदिरों की विशेषताएं आपको बतानी है। इस काल में स्थापित तो कला, चित्रकला या मूर्तिकला के क्षेत्र में बहुत विकास हुआ। कृष्ण प्रथम के समय निर्मित एलोरा का कैलाश मंदिर, जो कि चट्टानों को काटकर बनाया गया था, इस काल की स्थापित कला का सर्वोच्च उदाहरण है। फिर अगला प्रश्न आता है कि राजपूतों ने कौन से प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण करवाया, उल्लेख आपको करना है। 2 बार क्वेश्चन ये आया है पेपर में। तो राजपूत राजाओं की मंदिर बनवाने का विशेष शौक था। इस युग में निर्मित, ठीक है, कुछ एक मंदिर भारतीय संस्कृति के अनमोल धरोहर है। भुवनेश्वर में दोस्तों लिंगराज का मंदिर, खजुराहो के मंदिर, उड़ीसा में जगन्नाथ जी का मंदिर एवं आबू तथा गिरनार के जैन मंदिरों को शिखरों से विभूषित करना एवं उनकी दीवारों पर मूर्तियां खोदना इस काल की दोस्तों प्रमुख विशेषता है। एलोरा का कैलाश मंदिर, ठीक है, मामल्लपुरम के रथ मंदिर, कांची के पल्लव मंदिर, होयसल वंश के शासकों द्वारा निर्मित वेलूर का मंदिर, ठीक है, द्वार समुद्र, ठीक है, का चालुक्य मंदिर दक्षिण भारत के लिए प्रसिद्ध है। इस विवरण से स्पष्ट हो गया कि राजपूत युग अपनी उत्कृष्ट वास्तुकला के लिए भारतीय इतिहास में सदैव स्मरणीय रहेगा। अगला प्रश्न आता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन का पर आपको प्रकाश डालना है। देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। उसके विषय में दोस्तों डॉक्टर रामाशंकर त्रिपाठी का मत है कि सिकंदर के चले जाने के उपरांत भारत के राजनीतिक क्षितिज पर एक नया सितारा निकला, जिसने अपने प्रकाश से अन्य सभी को अंधकार में डाल दिया। इतिहासकारों के अनुसार चंद्रगुप्त का जन्म लगभग 345 ईसा पूर्व मौर्य अथवा मौर्य वंश के क्षत्रिय कुल में हुआ था, जो शाक्यों की एक शाखा थी, ठीक है ना। इतना दोस्तों लिखेंगे, बहुत है। अगला क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य की उपलब्धियों का आपको विवरण देना है। तो दोस्तों चलिए देखते हैं कि उपलब्धियां कौन कौन सी थी। चलिए, पहला दोस्तों आता है आपका पंजाब पर विजय। चंद्रगुप्त ने अपनी विजय पंजाब से आरंभ की। पंजाब को अपने अधिकार में करने के बाद सिकंदर भारत चला गया। 316 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त ने संपूर्ण पंजाब पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। दूसरा है कि मगध राज्य पर विजय। अब चंद्रगुप्त ने नंदों का विनाश कर मगध साम्राज्य पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए पूर्व की ओर प्रस्थान कर दिया। नंद राज गणानंद युद्ध में मारा गया और चाणक्य ने 321 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त को मगध के सिंहासन पर बैठा दिया। अगला दोस्तों आता है कि मलय केतु के विद्रोह का दमन। मगध पर विजय प्राप्त करने के पूर्व ही चंद्रगुप्त ने प्रवर्तक के साथ मैत्रिकली, जो हिमालय पर्वत के कुछ जिलों में शासन कर रहा था, मगध पर जिस समय चंद्रगुप्त को विजय प्राप्त हुई, उसके बाद ही प्रवर्तक की मृत्यु हो गई और उसका पुत्र मलय केतु राजगद्दी पर बैठा। चौथा पॉइंट है कि दक्षिण भारत का विजय। उत्तरी भारत पर विजय प्राप्त करने के उपरांत चंद्रगुप्त ने दक्षिणी भारत को भी अपने विजय पताका फहराने का साहस किया, ठीक है ना, बहुत है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मौर्यकालीन शासन व्यवस्था पर आपको प्रकाश डालना है। तो पहले दोस्तों आता है आपका प्रांतीय शासन। चंद्रगुप्त का साम्राज्य अत्यंत विशाल था, अतएव शासन की सुविधा के लिए उसने अपने साम्राज्य को कई भागों में यथा प्रांतों में विभाजित कर दिया था। प्रत्येक प्रांत कई आहारों तथा विषयों में बटा था। प्रांतों का प्रबंध सम्राट अपने महामात्रों की सहायता से स्वयं करता था। दूरस्थ प्रांतों के लिए राजकुमारों को नियुक्त किया जाता था। अब बारी आती है दोस्तों स्थानीय शासन की। गांव का शासन तथा न्याय ग्रामिक किया करता था। ग्रामिक के ऊपर गोप होता था, जिसके नियंत्रण में 5 से 10 गांव हुआ करते थे।
गांव का दोस्तों प्रबंध अत्यंत संतोषजनक था। नगर का प्रधान प्रबंधक नगराध्यक्ष कहलाता था। नगर के प्रबंध के लिए 6 समितियां होती थी। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। तो दोस्त ये सब पहले से चलता हुआ आ रहा है। अगला क्वेश्चन है कि अशोक के धम्म की विशेषताओं को आपको समझाना है। अशोक के धर्म के आदर्शों एवं सिद्धांतों की विवेचना करने पर मतलब अशोक के धर्म या धर्म को पाली भाषा में धम्म कहते हैं। ठीक है, याद रखिए दोस्तों, धम्म और धर्म। ठीक है, जो धर्म है दोस्तों इसी को हम पाली भाषा में क्या बोलते हैं, धम्म कहते हैं। में निम्नलिखित विशेषताएं परिलक्षित होती हैं। पहला दोस्तों देखिए सार्वभौमिकता। अशोक के धर्म को सार्वभौम कहा जाता है क्योंकि इस धर्म में उन उद्देश्यों का समावेश है जो सभी धर्मों में समान रूप से मान्य होता है। अगला दोस्तों सहिष्णुता। सार्वभौम होने के कारण इसे सभी धर्मों के प्रति समान सम्मान था। यह धर्म दोस्तों वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत का अनुमोदन करता था। तीसरा तत्वों पर बल। अशोक के धर्म में सभी धर्मों के साथ अथवा मूल तत्वों पर बल दिया गया था, न कि बाह्य आडंबरों पर। चौथा नैतिकता तथा आचरण की प्रधानता। अशोक के धर्म में नैतिकता तथा आचरण की प्रधानता थी। यह धर्म शुद्ध नैतिक धर्म था और इसका सीधा संबंध मनुष्य के आचरण तथा कर्मों से था। पांचवा दोस्तों अहिंसा। अशोक का धर्म अहिंसात्मक था जिसमें न केवल मनुष्यों वरुण पशुओं की भी हत्या का निषेध था। छठा अन्य धर्मों का सम्मान। अशोक के धर्म में इस बात की छूट थी कि लोग इस धर्म को स्वीकार करते हुए भी अन्य सभी धर्मों तथा संप्रदाय के लोगों को अपने धर्म में विश्वास रख सकते हैं। सातवां धम्म महामात्र। अशोक ने प्रजा को सही राह दिखाने के लिए अलग से अधिकारी रखे जिन्हें धम्म महामात्र कहा गया, जिसका कार्य गांव गांव नगर नगर जाकर लोगों को सही व्यवहार की बातें बताना था। फिर हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रथम तथा द्वितीय बौद्ध सभाएं किनके शासन काल में मतलब आयोजित की गई थी। किनका शासन काल था इसको देखते हैं। तो बौद्ध महासंगतियां। देखिए दोस्तों संगति समय स्थल और शासक। प्रथम बौद्ध संगति दोस्तों 483 ईसा पूर्व सप्त परड़ी गुफा में अज्ञात शत्रु हंस द्वारा। दूसरा दोस्तों द्वितीय बौद्ध संगति 383 ईसा पूर्व हुई वैशाली विदर कालाशोक। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता तृतीय एवं चतुर्थ बौद्ध सभाएं किसके शासन काल में आयोजित की गई थी, आपको ये बताना है। ठीक है, तो तृतीय बौद्ध सभा दोस्तों अशोक के समय, चतुर्थ आपकी कनिष्क के समय। अशोक ने बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को एक रूपता लाने के लिए पाटलिपुत्र में एक बड़ी सभा की जिसे तीसरी बौद्ध सभा भी कहते हैं। इसके अतिरिक्त अशोक ने बौद्ध स्फूर्त या धार्मिक स्मारक एवं बौद्ध विहारों भिक्षुओं रहने का भी स्थान निर्माण कराया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किसने जारी किए, हिंद यूनान। ठीक है, इंडो यूनानी ने। बराहमीर कौन थे, बराहमीर दोस्तों गुप्तकालीन महान गणितज्ञ और ज्योतिषाचार्य थे। बौद्ध साम्राज्य के पतन के कारणों का आपको उल्लेख करना है। तो दोस्तों चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखिए अशोक के अयोग्य उत्तराधिकारी। ठीक है, इनके कारण भाई इनका पतन हुआ। देखिए अशोक के दोस्तों मृत्यु के बाद कुणाल, दशरथ, संप्रति, ठीक है, सालिसक, देवमर्मा, संत धनुष और बृहद्रथ उत्तराधिकारी हुए। सभी में दोस्तों यह योग्यता नहीं थी कि ये इतने बड़े साम्राज्य को यथावत बनाए रखते हैं। दूसरा साम्राज्य की विघटनकारी प्रवृत्ति। अशोक की मृत्यु के साथ ही साम्राज्य की विघटनकारी शक्तियां सशक्त एवं सक्रिय हो गई जिन पर मौर्य शासन नियंत्रण नहीं रख सकते। तीसरा दोस्तों आंतरिक अव्यवस्था। मौर्य साम्राज्य के पतन में आंतरिक अव्यवस्था ने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। मौर्य साम्राज्य की विशालता के कारण उस पर साधनों के मतलब अभाव में नियंत्रण रख पाना बहुत ही मुश्किल कार्य था। अधिकारियों के अत्याचार। चंद्रगुप्त मौर्य ने कठोर प्रशासनिक व्यवस्था द्वारा साम्राज्य पर नियंत्रण बनाए रखा था। अशोक के बाद दोस्तों राज्य का कर्मचारियों पर से नियंत्रण ढीला पड़ गया जिससे वे अत्याचारी और उत्पीड़क बन गए। फिर दोस्तों देखिए यवन पर आक्रमण। यवन या यूनानी आक्रमण से लड़खड़ाते मौर्य साम्राज्य पर प्रहार कर इसे मृत प्राय बना दिया। आर्थिक कारण। मौर्य साम्राज्य के प्रारंभ में राज्य ने आर्थिक हितों की सुरक्षा के लिए कठोर कदम उठाए जिसके कारण राज्य की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हुई, किंतु धीरे धीरे दोस्तों राज्य के आर्थिक संकट में मतलब छाप आ गया जो मौर्य साम्राज्य के पतन का एक कारण बना। तो दोस्तों अब अगला क्वेश्चन हमारा क्या रहा कि हमें बताना है कि गुप्त वंश की वंशावली आपको बताना है। देखिए श्रीगुप्त हो गया 240 ईसा पूर्व से मतलब ईस्वी से लेकर 280 तक। घटोत्कच मतलब 280 ईस्वी से लेकर 316 ईस्वी तक। चंद्रगुप्त प्रथम 316 ईस्वी से लेकर 335 ईस्वी। समुद्रगुप्त 335 से 375। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य 375 से 414। कुमार गुप्त प्रथम 414 से लेकर 455 ईस्वी तक। स्कंदगुप्त 455 से लेकर 465। ठीक है, बुद्धगुप्त अंतिम शासक था। उड़ों के लगातार आक्रमण से एवं अन्य कारणों से ही 6ठी शताब्दी के आरंभ में इस वंश का अंत हो गया।
फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है कि चंद्रगुप्त प्रथम की उपलब्धियों का आपको वर्णन करना है। तो देखिए दोस्तों कौन कौन सी इनकी उपलब्धियां हैं। पहला दोस्तों आता है आपका गुप्त संवत का प्रचलन। गुप्त संवत का प्रचलन चंद्रगुप्त के प्रथम ठीक है शासनकाल की प्रमुख घटना है। चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 ईस्वी और 20 में संवत का मतलब प्रचलन किया। दूसरा दोस्तों पॉइंट हमारा है कि महाराजाधिराज की उपाधि धारण करना। चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का प्रथम शासक था जिसने अपने बाहुकाल के आधार पर एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की और महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी के रूप में निर्वाचन। सामान्यतः दोस्तों किसी शासक की मृत्यु के पश्चात ही उत्तराधिकारी शासक बनता था, किंतु चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने जीवन काल में समुद्रगुप्त को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों गुप्त शासकों की शासन व्यवस्था को आपको समझाना है। पहला दोस्तों आता है आपका केंद्रीय शासन। सम्राट अभिलेखों से ज्ञान होता है ठीक है ज्ञात होता है कि मतलब सम्राट राज्य का प्रधान था। राज्य की सभी शक्तियां उसी में मतलब निहित थी। कानून बनाना, उसे लागू करना, न्याय की अंतिम अपील सुनना आदि सम्राट के प्रमुख कार्य थे। वह अपनी सेना का प्रधान सेनापति होता था। निरंकुश होते हुए भी सम्राट स्वेच्छाकारी न था। दूसरा दोस्तों आपका आता है प्रांतीय शासन। शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने अपने साम्राज्य को अनेक प्रांतों में विभाजित कर दिया था। ये प्रांत देश अथवा ठीक है भुक्ति कहलाते थे। तीसरा दोस्तों विषय शासन। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने भुक्ति और देश को अनेक प्रदेशों में बांट रखा था। इन प्रदेशों को विषय कहा जाता था। विषय के शासक को विषयपति कहा जाता था। विषयपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता था। चौथा पॉइंट है आपका ग्राम शासक। प्रत्येक विषय का विभाजन अनेक ग्रामों में किया जाता था। ग्राम के शासक को मतलब ग्रामिक या भोजक कहते थे। पांचवा दोस्तों आपका न्याय व्यवस्था। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने एक उच्च स्तरीय न्याय की व्यवस्था कर रखी थी। उसके काल में 4 प्रकार के न्याय थे। फिर आता अगला पॉइंट आय के साधन। भूमि कर दोस्तों जिसे उद्रंग भी कहा जाता था, चुंगी तथा अनेक प्रकार के कर आय के प्रमुख साधन थे। राजकीय भूमि पर कृषि करने वालों से उपज का 1/4 भाग अथवा 1/6 भाग कर के रूप में लिया जाता था। भूमि कर सालिक नामक ठीक है पदाधिकारी वसूल करते थे। अगला क्वेश्चन आता है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के चरित्र की विशेषताओं का आपको उल्लेख करना है। तो पहला दोस्तों आता है कि महान विजेता थे, महान कूटनीतिज्ञ थे ठीक है ना। तीसरा दोस्तों आता है आपका कुशल शासक और चौथा आता है कि साहित्य अनुरागी तथा कला प्रेमी। तो महान विजेता में दोस्तों बात करेंगे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य महत्वाकांक्षी तथा साम्राज्य विस्तारवादी सम्राट था। उसने अपने पिता समुद्रगुप्त के लगभग समस्त गुण विद्यमान थे। महान कूटनीतिज्ञ ठीक है ना। तो एक विजेता होने के साथ ही वह महान कूटनीतिज्ञ भी था। कुशल शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य एक कुशल प्रशासक था। उसके शासनकाल में प्रजा सुखी और समृद्ध थी। चंद्रगुप्त को साहित्य में विशेष लगाव था। वह स्वयं भी उच्च कोटि का विद्वान था। अगला क्वेश्चन कि चीनी यात्री फायान का संक्षिप्त परिचय आपको देना है। चीनी यात्री फायान जिसका वास्तविक नाम कुंग था, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आया। उसका यह नाम प्रोज्वा ग्रहण करने के बाद पड़ा। फायान का अर्थ होता है कि धर्मगुरु अथवा धर्म रक्षक। फायान ने दोस्त अपने बचपन से ही अनेक बौद्ध धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया था। उसने भारत आकर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में 389 ईस्वी से लेकर 414 ईस्वी तक भारत के अनेकों स्थानों का भ्रमण किया। अगला प्रश्न दोस्तों गुप्त साम्राज्य के पतन का कारण को आपको बताना है। पहला देखिए साम्राज्य की विशालता है, ये दोस्त इसके पतन का कारण बना। समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने अपने सतत प्रयासों से गुप्त साम्राज्य का अत्यधिक विस्तार कर दिया था। साम्राज्य की दोस्तों विशालता के कारण एक ऐसा समय आ गया जब गुप्त शासकों के लिए एक तो अयोग्यता दूसरे मतलब अन्य समुचित साधनों के अभाव में दूरस्थ प्रांतों पर शासन करना दुष्कर हो गया। दूसरा देखिए अयोग्य उत्तराधिकारी। स्कंदगुप्त की दोस्तों मृत्यु के बाद जितने भी सम्राट हुए उसमें इतनी क्षमता और योग्यता न थी कि वे अपने पूर्वजों के विशाल साम्राज्य की सुरक्षा कर सके। तीसरा दोस्तों उत्तराधिकारी का युद्ध। गुप्त काल में सम्राट पद के लिए अनेक बार गुप्त शासकों में संघर्ष हुआ। निश्चित ही उत्तराधिकारी के युद्ध ने गुप्त शासकों को आंतरिक रूप से कमजोर कर दिया होगा। चौथा दोस्तों आंतरिक विद्रोह। गुप्त वंश के अंतिम शासकों की योग्यता के कारण साम्राज्य में आंतरिक विद्रोह शुरू हो गया क्योंकि प्रांतपतियों को पर्याप्त अधिकार प्राप्त थे। पांचवा दोस्तों हूणों के मतलब आक्रमण। उत्तरकालीन गुप्त सम्राटों की मतलब सीमांत प्रदेश सीमा नीति असंतोषजनक थी, जिसका लगभग लाभ उठाकर मतलब हूणों ने गुप्त साम्राज्य पर आक्रमण किए और गुप्त साम्राज्य को अत्यधिक हानि पहुंचाई। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है कि हूणों के आक्रमण का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, आपको ये बताना है। तो चलिए पहला देखते हैं। हूणों के आक्रमण के परिणाम स्वरूप गुप्त साम्राज्य को भारी क्षति पहुंची। उनका साम्राज्य दोस्तों खंड खंड हो गया और गुप्त साम्राज्य को खंडहरों पर छोटे छोटे राज्यों का पुनः नवनिर्माण हुआ। दूसरा हूणों ने भारतीय जाति रचना को भी प्रभावित किया।
जब भारत में हूणों का पतन हो गया तो यह जाति भारतीय समाज में घुल मिल गई। तीसरा दोस्तों, हूणों से भारतीय का घनिष्ठ संबंध बढ़ जाने के परिणाम स्वरूप भारतीयों का धार्मिक और नैतिक स्तर गिर गया। हूणों के आक्रमण से भारतीय कला एवं संस्कृति को बहुत नुकसान पहुंचा। असभ्य और बर्बर होने के कारण हूणों ने विहारों, मठों, स्तूपों और भव्य इमारतों को भी तोड़ डाला। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हर्षवर्धन के प्रशासन पर आपको प्रकाश डालना है। देखिए, हर्षवर्धन का प्रशासन उदार सिद्धांतों पर आधारित था। चीनी यात्री वेनसोंग ने हर्ष के प्रशासन की प्रशंसा करते हुए लिखा है कि सरकारी मांगे कम थी, परिवार के पंजीकरण की ना तो आवश्यकता थी, ना ही जबरदस्ती बेगार के लिए जाते थे। ठीक है, कर बहुत हल्के थे और बेकार ना होने के कारण सभी अपने कार्यों में तथा पैतृक संपत्ति की सुरक्षा में लगे रहते थे। प्रशासन ईमानदार था, सभी लोग आपस में मिलकर रहते थे। उसने जनहित में चैत्यों, विहारों, मंदिरों तथा सरायों का निर्माण करवाया। नालंदा विश्वविद्यालय भी हर्षवर्धन के दान से लाभान्वित था। उसने सड़कों का निर्माण तथा उसकी उनकी सुरक्षा की पूर्ण व्यवस्था भी की थी। अब अगला दोस्त हमारा प्रश्न आता है कि प्रयाग की महामोच परिषद का आपको उल्लेख करना है। अब इसको देखेंगे हम लोग। बौद्ध धर्म का समर्थक होने पर भी ब्राह्मण धर्म में हर्षवर्धन की अभिरुचि कम नहीं हुई थी। हर्ष प्रत्येक 5वें वर्ष प्रयाग में महामोच परिषद का आयोजन कर बुद्ध, सूर्य तथा शिव की उपासना करता था। इस अवसर पर दोस्तों वो अपनी संपूर्ण संपत्ति दान दे देता था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हर्ष के साहित्य अनुराग पर आपको दृष्टि डालना है। हर्ष विद्यानुरागी तथा साहित्य प्रेमी शासक के रूप में विख्यात है। वह दोस्तों स्वयं विद्वान तथा विद्वानों का आदर करता था। हर्ष का दरबार विद्वानों से भरा रहता था। इनमें बाण भट्ट सर्वाधिक प्रसिद्ध था। बाण भट्ट के अतिरिक्त मयूर, मातंग, दिवाकर भी उसके दरबार में थे। बाण भट्ट के अनुसार हर्ष स्वयं काव्य में दक्ष था। हर्ष ने दोस्तों देखिए प्रियदर्शिका, नागानंद तथा रत्नावली नामक तीनों नाटकों की रचना की थी। अगला प्रश्न आता है कि सिकंदर लोदी की आपको उपलब्धियां बतानी है। यह दोस्तों प्रश्न 2015 में पूछा भी गया था। चलिए देखते हैं कौन कौन सी उपलब्धियां हैं। पहला दोस्तों पॉइंट आता है, सिकंदर लोदी ने पश्चिमी बंगाल तक गंगा नदी घाटी पर अपना अधिकार कर लिया था। उसने दोस्तों अपनी राजधानी दिल्ली से हटाकर नए नगर आगरा में बनाई। उसने वस्तुओं के मूल्य घटाकर वह उन पर नियंत्रण करके लोगों की आर्थिक दोस्त दशा को सुधारने का प्रयास किया। उसने भूमि की माप कराकर भू राजस्व निर्धारित किया। अगला क्वेश्चन दोस्तों की प्रमुख 4 राजपूतों वंशों का आपको वर्णन करना है। पहला देखिए गुर्जर प्रतिहार वंश। अग्निकुल के राजपूतों में सर्वाधिक प्रसिद्ध प्रतिहार वंश था, जो गुर्जरों की शाखा से संबंधित होने के कारण इतिहास में गुर्जर प्रतिहार कहे जाते थे। पुलकेशिन द्वितीय के एल्होल लेख में गुर्जर जाति का उल्लेख सर्वप्रथम। देखिए दोस्तों, मिहिर भोज इस वंश का महत्वपूर्ण शासक था। भोज के पश्चात महेंद्रपाल प्रथम, महिपाल प्रमुख शासक हुए। पाल राजवंश देखिए गुर्जर प्रतिहारों के समान बंगाल में गोपाल ने ठीक है एक ऐसी राज शक्ति को जन्म दिया जिसने वहां दशकों से चली आ रही अराजकता को समाप्त कर दिया। गोपाल के बाद दोस्तों उसका पुत्र और उत्तराधिकारी धर्मपाल 770 से 810 ईस्वी पाल वंश का राजा हुआ। धर्मपाल के मृत्यु के पश्चात उसका सुयोग्य पुत्र देवपाल वंशी गद्दी पर बैठ। फिर दोस्तों हमारा अगला तीसरा आता है कि चाहमान वंश। इस वंश का उदय दोस्तों साकम्भरी ठीक है सांबर अजमेर के आसपास का क्षेत्र में हुआ। चाहमान के प्रारंभिक राजाओं में वासुदेव और गुवक के नाम उल्लेखनीय है। चाहमान वंश का सबसे प्रसिद्ध एवं अंतिम शक्तिशाली राजा पृथ्वीराज तृतीय 1179 से लेकर 1193 ईस्वी था। इसके राजकवि चंद्र बरदाई थे ने पृथ्वीराज रासो नामक अपभ्रंश महाकाव्य की रचना की। ठीक है दोस्तों, अगला दोस्तों आता है आपका चंदेल वंश। नाम तो सुना ही होगा। जहां आजकल बुंदेलखंड है वहीं पर दोस्तों चंदेलों की राजनीति शक्ति का उदय हुआ था। खजुराहो उनकी राजधानी थी। इस वंश का सर्वप्रथम राजा नन्नुक था। ठीक है, चंदेल वंश का अंतिम शक्तिशाली राजा परमर्दी अथवा परमल थे। ठीक है, इसके समय में अजमेर के चौहान राजा पृथ्वीराज ने आक्रमण किया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कालांजर पर आक्रमण किया, तब परमर्दी ने उसका घोर विरोध किया, किंतु अंत में उसे हार खानी पड़ी। इस प्रकार चंदेल राजवंश का अंत हो जाता है। तो दोस्तों आपने देखा 4 बड़े बड़े वंश। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा आता है राजपूत कालीन समाज एवं संस्कृति पर आपको प्रकाश डालना। देखिए, राजपूत युगीन समाज वर्णों एवं जातियों के जटिल नियमों द्वारा शासित था। इस समय दोस्तों जाति प्रथा की कठोरता बढ़ी तथा हिंदू समाज की ग्रहणशीलता एवं सहिष्णुता कम हुई। परंपरागत 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के अतिरिक्त समाज में अनेक जातियां व उपजातियां पैदा हो गई थी। ब्राह्मणों का इस युग में प्रतिष्ठित स्थान था। वे राजपूत शासकों के मंत्री व सलाहकार नियुक्त किए जाते थे।
अधिकांश दोस्तों ब्राह्मण अध्ययन, यज्ञ, तप आदि में अपना जीवन व्यतीत करते थे। क्षत्रिय जाति के लोग युद्ध तथा शासन का कार्य करते थे। उनमें साहस, आत्मसम्मान, वीरता एवं स्वदेश भक्ति की भावनाएं कूट कूट कर भरी थी। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है हमारा कि राजपूत कालीन शासन व्यवस्था को आपको समझाना है। देखिए, प्राचीन इतिहास के अन्य गुणों युग के मतलब युगों की भांति राजपूत युग में वंशानुगत राजतंत्र सर्वमान्य शासक पद्धति थी। राजा की स्थिति सर्वोपरि थी। न्याय तथा सेना का वह सर्वोच्च अधिकारी था। इस काल में दोस्तों शासन के क्षेत्र में सामंतवाद का पूर्ण विकास दिखाई देता है। राजपूतों का संपूर्ण राज्य मतलब छोटी छोटी जहागीरों में बटा था। प्रत्येक दोस्तों जागीर का प्रशासन एक सामंत के हाथ में होता था, जो प्राय राजकुल से संबंधित था। ठीक है दोस्तों, आप ऐसे लिख सकते हैं इसको बनाकर। और लास्ट में देखते हैं राज्य के दोस्तों आय का प्रमुख स्रोत हमेशा भूमि कर था। यह भूमि की स्थिति के अनुसार तीसरे से लेकर 12वें भाग तक लिया जाता था। ग्राम पंचायतें केंद्रीय शासन से प्राय स्वतंत्र होकर अपना कार्य करती थी। दीवानी एवं फौजदारी के मुकदमे के फैसले भी दोस्तों ग्राम पंचायतों द्वारा ही तय किए जाते थे। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या रहा है कि देखिए, दक्षिण के प्रमुख राजवंशों के विषय में अपने विचार आपको प्रकट करना है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं दक्षिण भारत मतलब में राज्य करने वाले प्रमुख वंश कौन कौन थे। तो चालुक्य हो गया, चोल हो गया, राष्ट्रकूट एवं पल्लव वंश। ठीक है, चालुक्य वंश दोस्तों देखिए, चालुक्यों ने दक्षिण भारत में कई वर्षों तक शासन किया। चालुक्यों की 3 शाखाएं थी। एक तो कल्याणी हो गया, वातापी के चालुक्य और वेंगी के चालुक्य। कल्याणी के दोस्तों चालुक्य क्या है दोस्तों, इसको जरा देखते हैं। ठीक है, जिन चालुक्य वंशीय शासकों ने हैदराबाद स्थित कल्याणपुर को राजधानी बनाया, वे कल्याणी के मतलब चालुक्य के नाम से जाने जाते हैं। वातापी के चालुक्य देखिए, जिन चालुक्य शासकों ने बीजपुर स्थित वातापी को मतलब अपनी राजधानी बनाया, वे वातापी के चालुक्य कहलाए। इस वंश की स्थापना जय सिंह नामक शासक ने की थी। ठीक है, अगला दोस्तों आता है वेंगी की चालुक्य। आंध्र प्रदेश स्थित वेंगी को अपनी राजधानी बनाने वाले शासक वेंगी के चालुक्य कहलाए। इस राजवंश का संस्थापक विष्णुवर्धन था। इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक विजयादित्य हुआ। अगला आता दोस्तों हमारा राष्ट्रकूट वंश। चालुक्यों के पतन के बाद 8वीं शताब्दी के अंत में राष्ट्रकूट नरेश दंतिदुर्ग ने अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित की एवं मालखड़े को अपनी राजधानी बनाया। कृष्ण प्रथम, ध्रुव धारा वर्ष मतलब गोविंद द्वितीय, गोविंद तृतीय तथा अमोघ वर्ष प्रथम आदि इस वंश के प्रमुख स्थान या केंद्र शासक थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या आता है कि भारत में इस्लाम धर्म के उदय पर आपको प्रकाश डालना है। भारत में इस्लाम धर्म अरब के व्यापारियों के माध्यम से और मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमणों के समय से स्थापित माना जाता है। जो अरब के व्यापारी इस्लाम धर्म को मानते थे, भारत में उनके आगमन के प्रभाव में आए आसपास के लोग मुसलमान बने। वह उन लोगों को इस्लाम धर्म को अपनाया और अपने पुराने रीति रिवाजों को भी अपनाए रखा। ठीक, बनाए रखा। भारत के पश्चिमी क्षेत्रों में इस्लाम धर्म का उदय एक महत्वपूर्ण घटना थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इस्लाम के संस्थापक या पैगंबर के विषय में आपको लिखना है। देखिए, इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद साहब का जन्म अरब देश के जिस युग में हुआ वह अत्यंत पतोन्मुखी था। अरब के निवासी अज्ञानता के अंधकार से ग्रस्त थे। ऐसी भीषण प्रतिकूल परिस्थितियों में 7वीं शताब्दी में अरब देश में इस्लाम धर्म का उदय हुआ। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी हिजरी संवत से 53 वर्ष पूर्व अरब के मक्का नगर में हुआ था। 40 वर्ष की अवस्था में उन्हें सत्य का दिव्य दर्शन प्राप्त हुआ और एक देवदूत द्वारा इस बात का संदेश प्राप्त हुआ कि अल्लाह के अतिरिक्त दूसरा कोई ईश्वर नहीं है और मोहम्मद साहब उसके पैगंबर हैं। मोहम्मद साहब ने अल्लाह के आदेश से इस्लाम धर्म का प्रचार किया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गुलाम वंश की वंशावली को आपको प्रस्तुत करना है। देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक, आराम शाह 1210 से 200 लेके 1211 गुलाम वंश की वंशावली है गाइस, इसको देख रहे हैं हम लोग। ठीक है ना। इल्तुतमिश 1211 से 36 तक, एक्तुद्दीन 1236, फिरोजा शाह 1236 ईस्वी, रजिया 1236 से 40, मुइजुद्दीन बहराम शाह 1240 से 42, अलाउद्दीन मसूद शाह 1242 से 46, नासिरुद्दीन महमूद 1246 से 65, गयासुद्दीन बलबन 1265 से 87, कैकुबात 1287 से 90। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सल्तनत कालीन प्रशासन से संबंधित तथ्यों को आपको समझाना है। इसको देखते हैं। मुस्लिम राज्य सैद्धांतिक रूप से धर्मावलंबी या धर्म प्रधान राज्य था। खलीफा ही पूरे मुस्लिम जगत का सर्वोच्च प्रधान होता था। सल्तनत कालीन प्रशासन 3 भागों में विभक्त था: केंद्रीय प्रशासन, प्रांतीय प्रशासन व स्थानीय प्रशासन। सुल्तान को शासन कार्य में सहायता के लिए मंत्री परिषद होती थी। प्रांतों में विभक्त साम्राज्य एक एक सूबेदार होता था। ठीक है। सल्तनत कालीन शासन का सबसे दुर्लभ एवं
अव्यवस्थित विभाग न्याय विभाग था। सुल्तान राज्य का सर्वोच्च पदाधिकारी होता था। वह पूर्णतः दोस्त निरंकुश होता था। वह स्वयं को अल्लाह का प्रतिनिधि मानता था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सल्तनत कालीन प्रशासन से संबंधित तथ्यों को आपको समझाना है। देखिए, मुस्लिम राज्य सैद्धांतिक रूप से धर्मावलंबी या धर्म प्रधान राज्य था। खलीफा ही पूरे मुस्लिम जगत का सर्वोच्च प्रधान होता था। ठीक है, तो ये सब चीजें दोस्तों हैं। आपको देखिए 2 क्वेश्चन बिल्कुल सेम रिपीट हो रहे हैं। ठीक है ना, तो इसको ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा आता है कि सल्तनत कालीन संस्कृति को अपने शब्दों में आपको व्यक्त करना है। तो चलिए देखते हैं। देखिए, दिल्ली सल्तनत की स्थापना से भारतीय इस्लाम संस्कृति का एक नवीन युग का प्रारंभ हुआ, जो कि एक समन्वित संस्कृति का सूचक थी। मध्यकाल के दोस्तों दौरान हिंदू व मुस्लिम संतों ने 2 संप्रदायों के मध्य भाईचारा बनाए रखने के प्रयासों के द्वारा सांस्कृतिक विकास में योगदान दिया। अरबी फारसी के मदरसों भी खुले, फिर भी साहित्य व कला उपेक्षित रहे। इस कला को साहित्यिक दृष्टिकोण से भी मतलब माध्यम माना जा सकता है। इस समय दोस्तों फारसी संस्कृत भाषा के अतिरिक्त हिंदी, उर्दू और अन्य प्रांतीय भाषाओं में ग्रंथ लिखे गए। इस काल के प्रमुख ग्रंथों में दोस्तों देखिए मिनहाज उस सिराज की, तुगलक काते नासिरी, बर्नी की दोस्तों तारीखें, फिरोजा शाह, ठीक है, उसके बाद अमीर खुसरो की नुहे सिपेहर, ठीक है, तुगलकनामा, जयदेव के दोस्तों गीत गोविंद, कल्लड़ के दोस्तों राज तरंगिणी व दोस्तों पृथ्वीराज रासो के रचयिता चंद्र बरदाई मतलब उल्लेखनीय है। तो ऐसे दोस्तों क्वेश्चन आते हैं पेपर में, सबका देखिए याद रखिएगा कि कैसा भी क्वेश्चन बने आप इसको लिखकर भी याद कर सकते हैं कुछ चीजें, बाकी आप वीडियो देख के समझ सकते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, इसको देखते हैं कि अब मंगोल साम्राज्य पर अपने विचार को आपको प्रस्तुत करना है। 13वीं और 14वीं शताब्दियों का मंगोल साम्राज्य दुनिया का एकमात्र ऐसा खाना बदूश या घुमक्कड़ साम्राज्य माना जाता है जो चंगेज खां के नेतृत्व में स्थापित हुआ। साथ ही साथ यह साम्राज्य दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों के लिए एक ऐसे नए शत्रु के आगमन का संकेत था जो आंतरिक शत्रु की तुलना में कहीं ज्यादा शक्तिशाली, विनाशकारी और आक्रामक थे। तेमुचीन, जो बाद में चंगेज खान के नाम से प्रसिद्ध हुआ था, खासुल खान का पड़पोता था। चंगेज खान 1206 से 27 के नेतृत्व में मंगोलों ने उत्तरी चीन को अपने अधीन किया। दिल्ली सल्तनत स्थापित होने के साथ ही उत्तरी पश्चिमी पर वास्तविक समस्या खड़ी हो गई। उसके द्वारा किए गए आक्रमणों का परिणाम सल्तनत काल को भुगतना पड़ा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है कि उत्तरी ध्रुव की खोज के विषय में आपको लिखना है। देखिए, उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने का सबसे पहला सफल प्रयास रॉबर्ट पियरे ने किया। इससे पहले भी दोस्तों कई प्रयास हुए थे लेकिन वे सफल नहीं हुए। रॉबर्ट पियरे ने अपने अंतिम प्रयास में सन 1908 में शेरिडन अंतरिक्ष तक रूजवेल्ट नामक जहाज में गया। यहाँ से दोस्तों अपने दल के साथ वह पैदल भी आगे बढ़ा। 12 स्लेज गाड़ियों में उसका सामान लदा हुआ था। इस गाड़ी को विशाल हिमखंडों पर 100 से अधिक कुत्ते खींच रहे थे। 6 अप्रैल 1909 को पियरे ने अपने साथी, ठीक है, मैथ्यू हैंसन और 4 एस्किमो लोगों के साथ पृथ्वी की उत्तरी चोटी पर पहुंच गया। अगला दोस्तों प्रश्न हमारा कि सल्तनत काल के विघटन के मुख्य कारणों का आपको उल्लेख करना है। विघटन कैसे हुआ इसको देखेंगे। देखिए, पहला बिंदु दोस्तों, उस काल में यातायात के साधनों का अभाव था। भारत जैसे विशाल देश में जीते हुए क्षेत्रों में चिरस्थायी रखना कठिन कार्य था। दूसरा देखिए, दिल्ली सल्तनत का शासन स्वेच्छाचारिता व निरंकुशता पर आधारित था। ऐसा शासन योग्य शासकों के समय ही स्थायी रहता, किंतु अयोग्य शासकों के समय दोस्तों ये गर्त में चला जाता है। तीसरा पॉइंट है दोस्तों, दिल्ली सल्तनत में सुल्तान अमीरों के मतलब हाथों की कठपुतली मात्र थे। चौथा देखिए, मुसलमानों में उत्तराधिकारी का कोई नियम नहीं था। सैन्य शक्ति के आधार पर कोई भी व्यक्ति राज्य का उत्तराधिकारी बन सकता था। पांचवा दोस्तों नियम क्या था, यहाँ पर देखिए, फिरोज तुगलक के समय से ही केंद्रीय सत्ता का ह्रास शुरू हो गया था। इसका प्रभाव प्रांतीय शासकों पर अत्यधिक पड़ा। छठा दोस्तों, मुगलों के लगातार आक्रमण से दिल्ली सल्तनत की शक्ति को घातक प्रहार हुआ। तैमूर के आक्रमणों ने तो उसे जीर्ण शीर्ण बना डाला और बाबर ने 1526 में दिल्ली सल्तनत को सदैव के लिए खो दिया। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या रहा हमारा कि सेना के संगठन में अलाउद्दीन ने क्या सुधार किया, इसको हम देखते हैं। देखिए, अलाउद्दीन खिलजी की विजयों का श्रेय मतलब उसकी सुसंगठित सेना को था। अलाउद्दीन ने एक विशाल स्थायी सेना का संगठन किया। उसकी सेना में दोस्तों 4,75,000 सैनिक थे। सैनिकों की नियुक्ति उनकी घुड़सवारी, शस्त्र चलाने की योग्यताओं के आधार पर दोस्तों की जाती थी। सैनिकों का हुलिया का पूरा विवरण रखा जाता था। सैनिकों को दोस्तों नगद वेतन देने की प्रणाली अपनाई गई और घोड़ों पर दाग लगाने की व्यवस्था भी प्रारंभ की गई। अगला दोस्तों क्वेश्चन, भक्ति आंदोलन के प्रमुख उद्देश्यों की विवेचना करना है आपको। देखिए, भक्ति आंदोलन का मुख्य उद्देश्य, पहला इसमें हिंदू धर्म में सुधार का मतलब प्रयत्न किया गया। मूर्ति पूजा व जाति प्रथा का विरोध इसका मुख्य आधार बना।
तत्कालीन युग में इस आंदोलन ने अपने उद्देश्य की प्राप्ति में कुछ सफलता प्राप्त की, परंतु वह सफलता न तो स्थायी थी न ही दोस्तों सर्वव्यापी। हिंदू धर्म में सुधार करने में इस आंदोलन की क्षमता सीमित और अस्थायी सिद्ध हुई, परंतु फिर भी दोस्तों यह आंदोलन बहुत ही महत्वपूर्ण था। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है कि भक्ति काल के प्रमुख संतों के नाम लिखना है। किन्हीं दो संतों के प्रमुख उपदेशों का भी वर्णन आपको करना है। भक्ति काल के प्रमुख संतों के नाम दोस्तों रामानुज, निम्बार्क, माधवाचार्य, रामानंद, कबीर, नानक आदि। प्रमुख संतों के उपदेश निम्न प्रकार है। मूर्ति पूजा और जाति प्रथा का विरोध, केवल भक्ति के द्वारा ही मोक्ष प्राप्ति का मार्ग बताया गया। अगला क्वेश्चन है बहमनी साम्राज्य के पतन के मुख्य कारक क्या थे, इसको बताना है। तो चलिए देखते हैं। पहला दोस्तों देखिए, बहमनी राज्य को मतलब विजयनगर के हिंदू राज्य से अनवरत युद्ध करना पड़ा, जिसमें बहमनी राज्य की ताकत छीड़ हो गई। दूसरा दोस्तों देखिए, बहमनी सुल्तान अत्यधिक तो असहिष्णु थे और हिंदुओं का निर्दयपूर्वक वध करना, उनके मंदिरों को विध्वंस करना और उनके जीवन का प्रमुख उद्देश्य था। मोहम्मद शाह की मृत्यु के उपरांत जो भी शासक राज्य सिंहासन पर आरूढ़ हुए थे, वे दोस्तों अत्यंत विलासी स्वभाव के थे। इससे वे अमीरों और प्रांतीय शासकों पर सफल नियंत्रण न रख सके। अगला क्वेश्चन आता है विजयनगर राज्य की शासन व्यवस्था का आपको वर्णन करना है। देखिए, विजयनगर राज्य सामंतशाही प्रथा पर आधारित था। राजा पूर्णतः निरंकुश तथा स्वेच्छाकारी था। राज्य प्रशासन को सुविधापूर्वक संचालित करने के लिए साम्राज्य 6 प्रांतों में विभाजित था। प्रशासन की सुविधा के लिए दोस्तों प्रांत कोट्टम नाडु और नाडु, ठीक है, और कई नगरों व ग्रामों में बटे थे। ग्राम शासन की सबसे छोटी इकाई थी। न्याय का प्रमुख सूत्र राजा था। दंड विधान कठोर था। अगला क्वेश्चन है विजयनगर राज्य के पतन के प्रमुख कारणों पर आपको प्रकाश डालना है। देखिए, विजयनगर साम्राज्य का तालीकोट के युद्ध के उपरांत पतन हो गया था, जिसमें निम्न कारक उत्तरदायी थे। बहमनी राज्य से अनवरत युद्ध हुआ दोस्तों, अयोग्य सैनिक संगठन, प्रांतपतियों की प्रबलता, राज्य के पश्चिमी तट पर पुर्तगालियों का आवास, अंतिम शासकों का अत्याचार। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों, शिवाजी के शासन प्रबंध के विषय में आपको लिखना है। देखिए, शिवाजी एक कुशल सैनिक, योग्य सेनापति तथा लोकप्रिय शासक थे। शिवाजी ने अपनी योग्यता के आधार पर मराठों को संगठित किया तथा दक्षिण की राजनीतिक, ठीक है, सूझ के चलते मतलब पृथक मराठा राज्य की स्थापना की। शिवाजी ने अपने राज्य की व्यवस्था के लिए 8 मंत्री नियुक्त किए। इन्हें अष्टप्रधान कहा जाता था। प्रत्येक मंत्री सीधे राजा के प्रति उत्तरदायी था। पेशवा का दोस्तों पद सबसे महत्वपूर्ण होता था। वित्त व्यवस्था व सामान्य प्रशासन पेशवा ही देखता था। तीसरा दोस्तों, साम्राज्य की सुरक्षा और विस्तार के लिए शिवाजी ने एक नियमित और मतलब स्थायी अनुशासित सेना की व्यवस्था की, जिसे नगद वेतन दिया जाता था। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है कि चंद्रमा की कलाएं क्यों दिखाई देती हैं, अब ये आपको बताना है। देखिए, पूर्णिमा के दिन पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य के बीच अव्यवस्थित होती है, अतः इस तिथि विशेष को मतलब चंद्रमा का पूर्ण पटल दिखलाई पड़ता है। वही दूसरी ओर दोस्तों, अमावस्या के दिन चंद्रमा पृथ्वी पर मतलब सूर्य के मध्य अव्यवस्थित होता है, अतः सूर्य का प्रकाश चंद्रमा के उस भाग पर पड़ता है जो हमारी ओर, ठीक है, दृष्टिगोचर नहीं होता है। फलतः दोस्तों हम चंद्रमा का अवलोकन नहीं कर पाते। यद्यपि चंद्रमा का बाकी आधा भाग सदैव सूर्य के प्रकाश द्वारा प्रकाशित रहता है, किंतु अमावस्या के ठीक पहले ही, ठीक है, दिन मतलब पृथ्वी के जिस भाग पर हम हैं उससे दोस्तों चंद्रमा का केवल चापाकार भाग या नवचंद्रिका की मतलब प्रकाशित दिखाई देती है। सूर्य का दोस्तों प्रकाश से प्रकाशित चंद्रमा का यह दृश्य भाग दिन प्रतिदिन आकार में उत्तरोत्तर बढ़ता ही जाता है और अंततः पूर्णिमा तिथि को इसका पूर्ण भाग हमें दिखाई देने लगता है। फिर दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि सूर्य ग्रहण कब और क्यों होता है। देखिए, सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी की सापेक्षिक स्थितियों में परिवर्तन के फलस्वरूप जब पृथ्वी एवं सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाता है तब उसकी छाया पृथ्वी पर पड़ने लगती है, तो इसे सूर्य ग्रहण की घटना का होना कहा जाता है। अन्य शब्दों में पृथ्वी एवं सूर्य के मध्य चंद्रमा की दोस्तों स्थिति के परिणाम स्वरूप चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ने लगती है तथा सूर्य का प्रकाश पृथ्वी को पूर्णता नहीं मिल पाता है। सूर्य ग्रहण की परिघटना सदैव अमावस्या की तिथि को ही घटित होती है, ठीक है। ध्यातव्य है कि सूर्य ग्रहण की घटना प्रत्येक अमावस्या की तिथि पर नहीं होती, अपितु दोस्तों यह विशेष अमावस्या तिथि पर ही होती है। विशेष अमावस्या तिथि से तात्पर्य होता है कि अमावस्या की वैसी तिथि से है जब पृथ्वी चंद्रमा के एक अक्षीय तल में हो। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पृथ्वी के प्रमुख परिमंडलों का आपको वर्णन करना है। इसको देखिए, पृथ्वी का धरातली भाग स्थल मंडल कहलाता है, जो कि अनेक प्रकार की चट्टानों से मिलकर बना है। इन चट्टानों या शैलों में प्रस्तर एवं मृदा भी सम्मिलित है। समस्त स्थलीय व जलीय भाग को एक आवरण के रूप में घेरा हुआ मतलब, ठीक है, भाग वायुमंडल कहलाता है। इसमें विभिन्न प्रकार की जीवदायिनी गैसें व जलवाष्प की उपस्थिति है। धरातली दोस्तों भाग उपस्थित जलयुक्त भाग जलमंडल के नाम से संबोधित किया जाता है। पृथ्वी के धरातल पर उपस्थित ऐसा सीमित क्षेत्र जहां तीनों
ही मिलते हैं जैव मंडल कहलाता है। यह दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण मंडल है जहाँ दोस्तों सभी जीव जंतु व वनस्पतियों का अस्तित्व है। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं कि विश्व के महाद्वीपों का आपको वर्णन करना है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आपके विश्व के महाद्वीप कुछ इस प्रकार है। पहला एशिया, यह संसार का सबसे महत्वपूर्ण महाद्वीप है। संसार के समस्त क्षेत्रफल का 1/3 भाग का प्रतिनिधित्व एशिया महाद्वीप द्वारा किया जाता है। समस्त एशिया महाद्वीप की अवस्थिति ग्लोब पर पूर्वी गोलार्ध में है। एशिया महाद्वीप ठीक है यूरोप महाद्वीप के यूराल पर्वत एवं यूराल नदी द्वारा अलग किया जाता है। कर्क रेखा दोस्तों एशिया महाद्वीप से गुजरती है। दूसरा आपका आता है यूरोप। इस महाद्वीप की अवस्थिति एशियाई भूखंड के पश्चिमी भाग में है। इस महाद्वीप की मुख्य विशेषता है कि 3 तरफ से जलीय भाग से घिरा होना। एशिया एवं यूरोप महाद्वीप एक दूसरे से संबंध है। ठीक है। तीसरा दोस्तों अफ्रीका। एशिया महाद्वीप के उपरांत इस महाद्वीप का स्थान क्षेत्रफल में दूसरा है। विषुवत दोस्तों रेखा कर्क रेखा एवं मकर रेखा इस महाद्वीप से गुजरती है। विषुवत रेखा तो इस महाद्वीप के लगभग मध्य से गुजरती है। अफ्रीका महाद्वीप का काफी बड़ा भाग भूभाग उत्तरी गोलार्ध में है। इस महाद्वीप में विश्व की सबसे लंबी नदी ठीक है नील नदी स्थित है। अगला क्वेश्चन दोस्तों उत्तरी अमेरिका है चौथा। ठीक है। यह वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह दक्षिणी अमेरिका से एक सक्रिय स्थल से जुड़ा हुआ है जो पनामा स्थल संधि के नाम से संबोधित की जाती है। इस महाद्वीप की अवस्थिति पूर्णतः पश्चिमी एवं उत्तरी गोलार्ध है। पांचवा दोस्तों दक्षिणी अमेरिका। इस महाद्वीप का अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में अवस्थित है। इस महाद्वीप में ही विश्व की सबसे लंबा पर्वतमाला एंडीज का विस्तार है। छठा नंबर आता है ऑस्ट्रेलिया का। यह दोस्तों एक द्वीपीय महाद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है जो पूर्णतः दक्षिणी गोलार्ध में अवस्थित है। यह चारों ओर महासागर तथा सागरों से स्थायी रूप से आवृत है। सातवां अंटार्कटिका। इस महाद्वीप विशेष की अवस्थिति दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र से है। यही कारण है कि दोस्तों यह महाद्वीप वर्ष भर हिम से आच्छादित रहता है। परिणामतः यहाँ पर दोस्तों किसी भी प्रकार का स्थायी मानव निवास नहीं है। अगला क्वेश्चन आता है कि पृथ्वी के आधा स्तर में कितनी परतें हैं। संक्षेप में आपको वर्णन करना है। 2015 में पूछा गया प्रश्न है। पृथ्वी के आंतरिक भाग में दोस्तों मुख्यतः 3 मुख्य परतों में विभाजित किया जा सकता है। भूपर्पटी, मैंटिल और कोर या क्रूड। भूपर्पटी को देखो दोस्तों देखेंगे पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को भूपर्पटी कहते हैं। यह परत अन्य परतों की तुलना में पतली मानी जाती है। इसकी औसत मोटाई लगभग 33 किलोमीटर है। पर्वतों के नीचे यह दोस्तों अधिक मोटी है और महासागरों के नीचे इसकी मोटाई दोस्तों अपेक्षाकृत कम है। मैंटिल में दोस्तों भूपर्पटी के नीचे की परत जो कि 2900 किलोमीटर की गहराई तक विस्तृत है मैंटिल कहलाती है। मैंटिल ठोस सैलों से निर्मित है। अगला दोस्तों कोर। यह पृथ्वी की सबसे भीतरी परत है। ठीक है ना, जो कि दोस्तों निकिल तथा लोहे जैसे खनिज तत्वों से निर्मित है। इस परत के 2 भाग हैं, बाह्य एवं आंतरिक कोर। जहाँ दोस्तों एक और बाह्य कोर तरल अवस्था में, दूसरी दोस्तों आंतरिक कोर ठोस अवस्था में। फिर अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि सेलों का वर्गीकरण आपको प्रस्तुत करना है। भूपृष्ठ पर विभिन्न प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं परंतु उनकी मौलिक रचना के अनुसार चट्टानों के 3 भेद हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे चट्टान में देखिए पहला आपका आग्नेय आ गया। ठीक है, अवसादी और रूपांतरित। तो आग्नेय चट्टानें क्या है इसको देखते हैं पहले। आग्नेय शब्द लैटिन भाषा के शब्द इंगित से लिया जाता है जिसका अर्थ होता है आग। अतः दोस्तों ऐसी सेल या चट्टानें जिनके निर्माण में दोस्तों पृथ्वी के आंतरिक भाग में उपस्थित गर्म द्रव्य के ठंडा होने से हुआ हो। रासायनिक संरचना के आधार पर आग्नेय चट्टानें कई प्रकार की होती हैं। अम्लीय चट्टान या क्षारीय आग्नेय चट्टान। ठीक है, 2 है अम्लीय और क्षारीय। अवसादी चट्टानें दोस्तों किसको कहते हैं। इन चट्टानों को परतदार चट्टानें भी कहा जाता है। अवसादी चट्टानें वे हैं जो विखंडित ठोस पदार्थों के निक्षेपण से बनी हो या जीव जंतु और पेड़ पौधों के जमाव से निर्मित हो। यद्यपि अवसादी सेल भूपर्पटी के पूरे आयतन का केवल 5% ही भाग है तो भी दोस्तों पृथ्वी के स्थल मंडल में 75% को घेरे हुए हैं। बलुआ पत्थर तथा खड़िया अवसादी सेलों के 2 महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। अन्य अवसादी सेलें चूना पत्थर सेल स्लेट कोयला भी उल्लेखनीय है। रूपांतरित या कायांतरित चट्टानें। देखिए वे चट्टानें जो अन्य चट्टानों के रूप में परिवर्तन द्वारा बनी होती हैं कायांतरित चट्टानें कहलाती हैं। कायांतरित चट्टान तापमान, दबाव अथवा रासायनिक क्रियाओं के फलस्वरूप उनके रूप में बनावट, ठीक है, कठोरता एवं खनिजों का रूपांतरण हो जाने के परिणाम स्वरूप बनती है। कायांतरित का अर्थ होता है कि स्वरूप में परिवर्तन। रूपांतरण वह प्रक्रिया है जिसमें समीकृत सेलों में पदार्थ पुनः संगठित हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है हमारा समनत वलन किसे कहते हैं। देखिए इस वलन विशेष की मुख्य विशेषता यह है कि दोस्तों इसमें वलन की दोनों भुजाएं एक ही ओर झुकी होती हैं तथा वे लगभग समांतर होती हैं।
अधिक्षिप्त वलन किसे कहते हैं? जब कभी क्षैतिज संचलन और दबाव बल की तीव्रता बहुत अधिक हो जाती है कि चट्टानों की परतें वलन अक्ष पर टूट जाती हैं और दोस्तों एक दूसरे पर वो चढ़ जाती है। तो इतना ही नहीं, एक दूसरे पर अध्यारोपित हो जाती हैं, परिणाम स्वरूप चट्टानों का क्रम उलट जाता है। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों हमारा, भ्रंशट क्या है? जब भूपटल पर किसी एक स्थान में संपीड़न होता है तो दूसरे स्थान में दोस्तों तनाव उत्पन्न होता है। जहां एक और संपीड़न दबाव बल के कारण भूपटल पर वलन, वही दूसरे दोस्तों तनाव बल के कारण भ्रंशट की स्थिति उत्पन्न होती है। तनाव बल की तीव्रता के कारण जब भूपटल में एक तल के सहारे चट्टानों का स्थानांतरण हो जाता है तो उसे भ्रंश की संज्ञा दी जाती है। दूसरे शब्दों में कभी कभी चट्टानों में तनाव इतना अधिक हो जाता है कि चट्टानें फैलने लगती है। जब तनाव शक्ति मतलब चट्टानों की सहन शक्ति से अधिक हो जाती है तो वे मुड़ने के स्थान पर चटक जाती है। इतना ही नहीं दोस्तों, कभी कभी वो टूट जाती है और इधर उधर खिसक जाती है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ज्वालामुखी क्या है? देखिए, ज्वालामुखी एक प्राकृतिक घटना है जिसके कारण पृथ्वी के आंतरिक तथा बाह्य भागों में हलचल होती है तथा आंतरिक भाग में तत्व लवा बाहर निकलने लगता है। ठीक है, और दोस्तों क्या होता है, ये चारों तरफ फैल भी जाता है। दूसरे शब्दों में ज्वालामुखी का ऐसा शंक्वाकार पर्वत है जिसके द्वारा भूगर्भ से नली या दरार द्वारा आकस्मिक रूप से कीचड़, धुआं, वाष्प गैसें, लावा तथा चट्टानी पदार्थों का प्रवाह धरातल पर पाया जाता है। सामान्य रूप से दोस्तों ज्वालामुखी एक छिद्र के रूप में आरंभ होता है। इस छिद्र का मतलब संबंध नली द्वारा भूगर्भ से काफी गहराई तक रहता है। पृथ्वी के आंतरिक भाग में हलचल से इस छिद्र की रचना होती है। ज्वालामुखी का यह छिद्र कुछ 100 मीटर से अधिक व्यास तक हो सकता है। प्रायः इसे ज्वालामुखी नली कहते हैं। यहाँ निर्मित दोस्तों शंकु के ऊपरी भाग को मतलब क्रेटर कहते हैं। उद्भेदन के समय ज्वालामुखी से निकला हुआ पदार्थ मुख के आसपास एकत्र हो जाता है जिसके कारण इसे ज्वालामुखी पर्वत कहा जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा कि ज्वालामुखी उद्गार से उत्पन्न होने वाली स्थितियों का आपको वर्णन करना है। तो ज्वालामुखी क्रिया का मतलब क्षेत्र धरातल के नीचे तथा ऊपर दोनों ही तरफ होता है। अतः ज्वालामुखी स्थल रूपों को दो भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है, बाह्य स्थल रूप और स्थलाकृतियां। बाह्य स्थल रूप क्या है? देखिए, ज्वालामुखी का उद्भेदन जब एक छिद्र के सहारे होता है तो उसमें से निकलने वाला पदार्थ मुख के चारों ओर एकत्र हो जाता है और शंकु का रूप धारण कर लेता है। इस प्रकार दोस्तों निर्मित शंकु ज्वालामुखी शंकु कहलाता है। धीरे धीरे दोस्तों यह ज्वालामुखी शंकु ऊंचा उठकर पर्वत का रूप धारण कर लेता है। यथा जापान का फ्यूजियामा एक ज्वालामुखी पर्वत है। ठीक है ना। दूसरा दोस्तों आता आपका अभ्यंतरित स्थलाकृतियां। जब ज्वालामुखी क्रियाओं के द्वारा भूगर्भ की गहराइयों से गर्म लावा आंतरिक संवहनीय तरंगों के प्रभाव में आकर ऊपर की ओर भूपटल की तरफ ऊपरी मुखी संचलन करता है तथा गर्म मतलब मार्ग में गहराइयों पर मिलने वाली चट्टानों व उनकी दरारों में लावा धीरे धीरे जम जाता है, जिन्हें दोस्तों विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियां कहते हैं। इसमें दोस्तों होता है आपका कि बैथोलिथ, ठीक है, लैकोलिथ, लोपालिथ, फैकोलिथ, सिल, डाइक प्रमुख रूप से उल्लेखनीय है। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन क्या रहा है कि गेसर को आपको समझाना है। देखिए, यह एक गर्म जल का स्रोत है जिससे समय समय पर गर्म जल तथा वाष्प निकलता रहता है। गेसर आइसलैंड भाषा के गेसिर से बना है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है तेजी से उछलता हुआ या फुहार छोड़ने वाला। इस प्रकार स्पष्ट है कि दोस्तों गेसर गर्म पानी के स्रोतों को कहते हैं जिनसे समय समय पर उष्ण जल और वाष्प फुहारों के रूप में बड़ी तीव्रता से ऊपर उठती है। संसार में जितने भी गेसर पाए जाते हैं वे सभी सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं। गेसर का प्राकृतिक दृश्य बड़ा ही मनोहारी होता है। यही कारण है कि दोस्तों पर्यटकों के आकर्षण का ये केंद्र होते हैं। संसार में गेसरों के वितरण का कोई निश्चित क्रम नहीं है। अफ्रीका एवं दक्षिणी अमेरिका में के अलावा मतलब अन्य सभी महाद्वीपों में गेसर देखे जा सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा है कि भूकंप क्या है, इसको आपको बताना है। भूकंप शब्द का साधारण अर्थ है पृथ्वी का हिलना, परंतु केवल इतने अर्थ से भूकंप का ठीक ठीक अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। पृथ्वी के गर्भ में होने वाली किसी हलचल के कारण जब धरातल का कोई भाग अचानक कांप उठता है तो उसे हम भूकंप कहते हैं। भूकंपीय तरंगों का वर्णन आपको करना है। देखिए, भूकंपीय तरंगे 3 प्रकार की होती है। प्राथमिक तरंगे P हो गया दोस्तों, द्वितीय तरंगे S और धरातलीय तरंगे L होता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे प्राथमिक तरंगों के बारे में। इन्हें अनुदैर्ध्य तरंगे भी कहते हैं। ये तरंग दूसरी तरंगों की तुलना में अधिक गतिशील तीव्र होती है। तरंगों की भांति ये लहरें अपने चलने की दिशा में चट्टानों को आगे पीछे ढकेलती है। इनकी गति दोस्तों 8 से 12 किलोमीटर प्रति सेकंड तक होती है। ये तरंगे धरातल पर पहले पहुंचती है। ये तरंगे ठोस तथा द्रव को समान रूप से पार कर जाती है, यद्यपि इसकी गति ठोस भाग में तीव्र तथा तरल में कम हो जाती है। ठीक है ना। अगला दोस्तों आता है द्वितीय तरंगे। ये तरंगे गौड़ या अनुप्रस्थ तरंगों के नाम से भी जानी जाती हैं।
इन तरंगों के कणों की गति लहर की दिशा में समकोण पर होती है। द्वितीयक तरंगों तरल पदार्थों में विलुप्त हो जाती है, ये सभी अधिक गहराई तक प्रवेश कर जाती हैं। फिर दोस्तों बारी आती है धरातलीय तरंगे। ये तरंगे पृथ्वी के बाह्य धरातल को ही प्रभावित करती हैं। धरातलीय तरंगों का मार्ग अन्य तरंगों की तुलना में सर्वाधिक होता है। यद्यपि इन तरंगों की गति न्यूनतम होती है, किंतु ये सर्वाधिक विनाशकारी तरंगे होती हैं। साथ ही दोस्तों अधिक गहराई तक ये नहीं जा पाती। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि आपदा प्रबंधन से आप क्या समझते हैं, बताना है। आपदा से आते प्राकृतिक अथवा मानव ठीक है जन्य कारणों से आने वाली किसी ऐसी विपत्ति, दुर्घटना, अनिष्ट और गंभीर घटना से जो प्रभावित समुदाय की सहज क्षमता से परे हो। ज्वालामुखी, बाढ़, सूखा, चक्रवात, भूकंप, सुनामी आदि विनाशकारी घटनाओं से जन धन की व्यापक क्षति होती है। आपदा प्रबंधन का अभिप्राय है कि आपदा के प्रभाव को कम करना एवं आपदाग्रस्त क्षेत्रों में आपदा की स्थिति के अनुसार राहत एवं पुनर्वास का कार्य करना, जिससे धन एवं जन की क्षति को कम या न्यूनतम किया जा सके। फिर दोस्त हमारा अगला प्रश्न आता है कि भौतिक अपक्षय किसे कहते हैं। देखिए, चट्टानें दिन में सूर्य के ताप से गर्म होकर फैल जाती हैं और रात्रि में तापमान कम होने के कारण सिकुड़ जाती हैं। इस प्रकार दोस्तों चट्टानों के बार बार फैलने और सिकुड़ने से वे धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगती हैं और टूट जाती हैं। इससे दोस्तों चट्टानें के छोटे छोटे कणों में टूटकर बिखरने लगती हैं। हवा भी दोस्तों अपने प्रभाव से चट्टानों को तोड़ फोड़ देती है। चट्टानों के इस प्रकार टूटने को ही हम भौतिक अपक्षय कहते हैं। अगला क्वेश्चन आता है कि रासायनिक अपक्षय किसे कहते हैं। देखिए, चट्टानों में अनेक प्रकार के खनिजों का सम्मिश्रण पाया जाता है। पानी के संपर्क में इन तत्वों में परिवर्तन होता रहता है। इस परिवर्तन से चट्टानों के बंधन ढीले पड़ जाते हैं और रासायनिक प्रक्रिया से चट्टानें टूटने लगती हैं। इस परिवर्तन की क्रिया को हम रासायनिक अपक्षय कहते हैं। यथा दोस्तों चूना पत्थर युक्त चट्टानों के ठीक है सिलिका युक्त चट्टानों के जल के संपर्क में आने पर उनमें होने वाला परिवर्तन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों जैविक अपक्षय किसे कहते हैं। पृथ्वी पर रहने वाले जीव जंतु तथा मानव की तरह तरह ठीक है क्रियाओं द्वारा भी चट्टानें कमजोर होती हैं। यथा जंतुओं द्वारा बिल बनाना तथा मानव द्वारा जो खाने दोस्तों खोदा जाता है ना, खाने खुदाई होती है, सड़कें बनाना, सुरंग बनाना आदि। वनस्पतियों का एक तरफ चट्टान को अपनी जड़ों द्वारा कमजोर ढीली कर देती हैं, वही दोस्तों दूसरी वनस्पति की जड़ों द्वारा चट्टानें आपस में बन जाती हैं और दोस्तों सघन तथा संगठित हो जाती है। इस प्रकार होने वाले अपक्षय को जैविक अपक्षय कहते हैं। फिर अगला प्रश्न आता है कि अपर्दन क्या है। अपर्दन के प्रमुख कारकों द्वारा ठीक है बनने वाली प्रमुख भू आकृतियों का आपको वर्णन करना है। तो अपर्दन का अर्थ हम देखेंगे, यह दोस्तों अनाच्छादन प्रक्रम की वह क्रिया है जिसमें अपर्दन के कारकों पवन, नदी, हिमानी, समुद्री लहरें, धाराएं द्वारा अपक्षयित पदार्थ या मलबा का स्थानांतरण होता है। दूसरे शब्दों में अपक्षय द्वारा विखंडित ठीक है वियोजित चट्टानें बहते हुए जल, नदी, सागर की लहरें, गतिशील बर्फ, हिमानी पवन आदि द्वारा एक स्थान से हटाकर दूसरे स्थान पर जमा की जाती हैं। इस क्रिया को हम क्या बोलते हैं, अपर्दन कहते हैं। अब देखिए अपर्दन के प्रमुख कारकों द्वारा बनने वाली भू आकृतियां कौन कौन सी। देखिए पहला देखिए प्रवाहित जल। नदियों के रूप में बहता हुआ जल पृथ्वी के धरातल पर अनेकों प्रकार के स्थलों के मतलब स्थल रूपों को बनाने वाली प्रक्रियाओं में सबसे महत्वपूर्ण कारक है। नदी देखिए, नदी का मतलब अपर्दन कार्य नदी के ढाल, जल की मात्रा तथा वेग पर निर्भर करता है। जब नदी पर्वतीय क्षेत्र में ऊर्ध्वाधर अपर्दन द्वारा निरंतर अपनी घाटी तली को काटकर उसे गहरा कर देती है तो इससे अंग्रेजी अक्षर के वी आकार की घाटी का निर्माण होता है। ठीक है दोस्तों, दूसरा आपका आता है कि भूमिगत जल। चट्टानों के छिद्रों और दरारों से होकर वर्षा का जल या प्रवाहित जल भूपृष्ठ के नीचे चला जाता है, इसे भूमिगत जल कहते हैं। भूमिगत जल का सर्वाधिक प्रभाव चूना क्षेत्रों ठीक है काष्ठ प्रदेशों में होता है। पहाड़ों में कहीं कहीं चूने की चट्टानें मिलती है जिनमें जल रिस रिस कर चट्टानों के भीतर पहुंच जाता है तथा रासायनिक अपक्षय द्वारा चूने को घुलाकर दूर बहा ले जाता है, जिससे पहाड़ी में गुफा या सुरंग बन जाती है। तीसरा दोस्त आता है हिमानी। बर्फ के गतिशील ढेर को हिमानी कहते हैं। यह ऊंची पर्वत श्रेणियों व ध्रुवों पर पाई जाती है। लगातार बर्फ जमने से मतलब पड़ने वाले दबाव और गुरुत्व बल के कारण हिम के पिघलने से पुनः जमने में बर्फ गतिशील हो जाती है, लेकिन प्रवाहित जल के विपरीत हिमनद का प्रवाह अत्यंत धीमा होता है। इसके द्वारा कर्षित चट्टानी पदार्थ इसके तल में इसके साथ ही घसीटे जाते हैं, जो घाटी के मतलब किनारों पर घर्षण द्वारा अत्यधिक अपर्दन करते हैं। हिमानी दोस्तों आपका यू या वी आकार वाली घाटियों का निर्माण करती है, जिन्हें हम हिमोड़ कहा जाता है। अब फिर आता है दोस्तों पवन। गतिशील वायु को हम पवन कहते हैं। पवन बालू एवं धूल कणों को उड़ाकर अपने साथ ले जाती है। जब दोस्तों यह चट्टानों से टकराती है तो धूल कण के चट्टानों पर मतलब टकराकर इन्हें उदरते या खुरचते हैं, जिसे अपर्दन की क्रिया होती है। मरुस्थलीय क्षेत्रों में इस प्रकार का अपर्दन ज्यादा होता है। पांचवा दोस्तों समुद्री लहरें।
समुद्र की मतलब जो लहरें भी समुद्र तटों से टकराती हैं तो तटों पर जमा या मलबा भी अपने साथ बहाकर समुद्र में ले जाती है और कभी कभी दोस्तों वह इस पदार्थ को थोड़ी दूर पर एकत्र कर देती है। लहरों द्वारा कटाव से मतलब खड़े का आकार और जमाव से समुद्र तटों या पुलिन या बीच का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों की छत्रक शिला क्या है? पवन द्वारा उड़ाए गए बालू के कणों द्वारा अपरदन का कार्य धरातल से मतलब कुछ मीटर गहराई तक अधिक होता है। इस प्रक्रिया में पवन चट्टान के निचले भाग को घिस देती है परंतु उसका ऊपरी भाग अप्रभावित रहता है और छतरी के आकार की भांति खड़ा रहता है जिसे हम छत्रक शिला कहते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है आपका कि बालूका स्तूप का निर्माण कैसे होता है? मरुस्थलीय प्रदेशों में जब पवन के मार्ग में कोई रुकावट आती है तब पवन का वेग कम हो जाता है जिससे पवन के साथ उड़ने वाले पदार्थ धरातल पर गिरकर बालू के टीलों का निर्माण करते हैं। इन्हें दोस्तों हम बालू का स्तूप कहते हैं। ये मरुस्थलीय और अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्रों में अधिक बनते हैं। इनका आकार गोल, नौचंद्राकार और अनुवृत्ताकार होता है। नौचंद्राकार या चापाकार बालू का स्तूप को बरखान भी कहते हैं। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है कि वायुमंडल के संगठन व इसकी संरचना को सविस्तार आपको समझाना है। वायुमंडल अनेक गैसों का मिश्रण है जिसमें दोस्तों ठोस और तरल पदार्थों के कण असमान मात्राओं में तैरते रहते हैं। वायु में अनेक प्रकार की गैसों से मिलकर बनी है वायु मतलब, परंतु इसमें 99% भाग दो प्रमुख गैसों का है। इनमें तो दोस्तों एक नाइट्रोजन आता है जिसमें 78% और दूसरी इसमें ऑक्सीजन है। सिर्फ दोस्तों 1% पे आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, हीलियम, ओजोन आदि सम्मिलित है। ऑक्सीजन गैस के बिना हम सांस नहीं ले सकते हैं, अतः यह जीवनदायिनी मानी गई है। नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है और इसकी अधिक मात्रा आग लगने की संभावना को कम करती है। फिर पेड़ पौधों के विकास के लिए कार्बन डाइऑक्साइड भी आवश्यकता होती है। हरे पौधे इसका उपयोग प्रकाश संश्लेषण हेतु करते हैं और जैविक पदार्थों कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण करते हैं। इसके अतिरिक्त दोस्तों वायुमंडल में उपस्थित ग्रीन हाउस गैसें जैसे आपकी कार्बन डाइऑक्साइड व जल वाष्प सूर्य की लघु तरंगों या प्रवेशी सौरीय विकिरण तरंगों को अंदर आने देती है, परंतु इससे उत्पन्न पृथ्वी से होने वाला पार्थिव विकिरण की दीर्घ तरंगों को बाहर नहीं जाने देती और इस प्रकार दोस्तों यह पृथ्वी पर एक निश्चित तापमान बनाए रखने में सहायता करती है। ठीक है दोस्तों, आप ऐसे इसको लिख सकते हैं इस क्वेश्चन को। और अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि वायुमंडल की संरचना से क्या अभिप्राय है, आपको इसको समझाना है। जैसा कि दोस्तों पूर्व में बताया जा चुका है कि पृथ्वी की आकर्षण शक्ति के कारण ही वायुमंडल अपने साथ टिका हुआ है। पृथ्वी वायु के कणों को अपनी ओर आकर्षित करती है, अतः पृथ्वी के पास वायुमंडल में भरी गैसें पाई जाती हैं और 200 अधिक ऊंचाई पर हल्की गैसें मिलती हैं। इस प्रकार वायुमंडल में अनेक संकेंद्रित परतें मतलब ठीक है होती हैं जिन्हें तापमान और तापमान में परिवर्तन, गैसीय संगठन और घनत्व या वायुमंडल के घनेपन के आधार पर निम्न मुख्य स्तरों में बांटते हैं। तो पहला दोस्तों क्षोभ मंडल, दूसरा समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और लास्ट में बहिर्मंडल। अगला क्वेश्चन है दोस्तों वायुमंडल का आपको महत्व बताना है। तो दोस्तों इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे कि वायुमंडल मानव जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक और उपयोगी है, ठीक है ना, क्योंकि इसके बिना पृथ्वी पर मानव जीवन संभव नहीं है। देखिए पहला महत्व देखिए, वायुमंडल की निचली परतों पर जल वाष्प, धूलकण और कार्बन डाइऑक्साइड होती है। यह पृथ्वी से निकली उष्मा को सोखकर वायुमंडल को गर्म रखती है। दूसरा, सूर्य की उष्मा से वायुमंडल के तापमान में विभिन्नता उत्पन्न होती है जिस कारण पवनें चलती हैं, ये वर्षा लाने में सहायक होती है। फिर दोस्तों देखिए वायुमंडल पृथ्वी के लिए कंबल या आवरण का कार्य करता है, इसके कारण सूर्य की पराबैंगनी किरणें धरातल पर नहीं पहुंच पाती है। अगला दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं, वायु दाब की प्रमुख पेटियों का वर्णन आपको करना है। ठीक है, पृथ्वी पर वायु दाब की निम्न पेटियां पाई जाती हैं। पहला दोस्तों आप देखिए विषुवतीय या भूमध्य रेखीय निम्न वायु दाब। इसका विस्तार दोस्तों भूमध्य रेखा से 5% उत्तरी तथा 5% दक्षिणी अक्षांश रेखाओं के बीच पाया जाता है। यहाँ पर दोस्तों वर्ष भर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं जिससे तापमान अधिकतम मात्रा में उपलब्ध होती है। फलस्वरूप दोस्तों यहाँ की हवा गर्म और हल्की होकर ऊपर उठने लगती है, जिससे दोस्तों यहाँ पर वायु की कमी के कारण वायु दाब कम हो जाता है। इस कम दबाव वाली पेटी को शांत पेटी या ठीक है डोल ड्रम भी कहा जाता है। अगला दोस्तों आता है आपका उपोष्ण उच्च दाब पेटी। यह दोस्तों पेटी उत्तर तथा दक्षिणी गोलार्ध में भूमध्य रेखा के दोनों की ओर मतलब 30 उत्तरी और 35 अक्षांशों के मध्य पाई जाती है। यहाँ तापमान भी दोस्तों अधिक रहता है तथा पृथ्वी के घूर्णन के कारण भूमध्य रेखीय निम्न वायु दाब तथा उपध्रुवी निम्न वायु दाब वाले क्षेत्र के ऊपर से आने वाली हवाओं के नीचे उतरने से वायु दाब भी उच्च पाया जाता है। तीसरा दोस्तों उपध्रुवी निम्न वायु दाब पेटी। दोनों गोलार्धों में 60 अंश और 65 अक्षांशों के बीच निम्न वायु भार की पेटियां पाई जाती हैं। पृथ्वी के अपनी दूरी पर घूमने के कारण इस क्षेत्र की वायु ऊपर उठकर ध्रुव तथा उपोष्ण उच्च दाब क्षेत्र की ओर चली जाती है, जिससे इस क्षेत्र में
वायु विरल हो जाती है, अतः यहाँ पर निम्न वायु दाब पाया जाता है। फिर दोस्तों अगला आता है हमारा ध्रुवीय उच्च दाब पेटी। यह पेटी उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों पर 90 अंश अक्षांश तक पाई जाती है। चूंकि दोस्तों यहाँ पर वर्ष भर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं, अतः तापमान स्थायी रूप से मतलब बहुत ही निम्न रहता है, अतः ध्रुवों के ऊपर उच्च वायु दाब पाया जाता है। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन क्या रहा है कि पवन को कितने प्रकारों में बांटा जा सकता है। तो देखिए पवनों को हम 3 प्रकार में बांट सकते हैं। पहला स्थायी अथवा प्रचलित अथवा भूमंडलीय पवने। दूसरा दोस्तों आपका आ जाता है कि सामयिक या मौसमी अथवा अस्थायी पवने। तीसरा दोस्तों आता है स्थानीय पवन। तो चलिए दोस्तों एक एक करके सबको देखते हैं। तो सबसे पहले स्थायी अथवा प्रचलित में क्या होता है, देखिए ये पवने महाद्वीपों तथा महासागरों के वृहद क्षेत्र पर वर्ष भर एक निश्चित दिशा में प्रवाहित होने वाली पवने हैं। इन्हें प्रचलित स्थायी सनातनी या नियतवाही ग्रही भूमंडलीय पवनों के रूप में जाना जाता है। इनकी उत्पत्ति दोस्तों संपूर्ण ग्लोब के तापक्रम तथा पृथ्वी के घूर्णन से उत्पन्न उच्च तथा निम्न दाब से संबंधित है। इनमें प्रमुख है दोस्तों आपके व्यापारिक पवन, पछुआ पवन तथा ध्रुवीय पवन। देखिए दोस्तों इसके बाद आता है व्यापारिक पवन। क्या होता है देखिए इसको भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ 3 पवन थे ना, यहाँ पर व्यापारिक, पछुआ और ध्रुवीय। तो देखते हैं इसको। व्यापारिक में देखिए आता है अयनवर्ती या उपोषण उच्च दाब की पेटी से भूमध्य रेखीय निम्न वायु दाब की पेटी की ओर दोनों गोलार्धों से निरंतर बहने वाली पवन को हम व्यापारिक पवन या सन्मार्गी पवन कहते हैं। फिर आती पछुआ पवन। ये उपोषण उच्च दाब की पेटी से उपध्रुवीय निम्न वायु दाब पेटी की ओर दोनों गोलार्धों में चलने वाली स्थायी हवाएं पश्चिमी दिशा में बहने के कारण इन्हें पछुआ पवन कहते हैं। अगला दोस्तों ध्रुवीय पवन। ध्रुवों पर अत्यधिक शीत के कारण उच्च वायु दाब वर्ष भर बना रहता है। इसी ध्रुवीय उच्च वायु दाब पेटी से उपध्रुवीय निम्न वायु दाब पेटी की ओर ये पवनें चलती हैं, जिन्हें हम ध्रुवीय पवन कहते हैं। अब देखिए दोस्तों आपके अस्थायी या मौसमी पवन किसे कहते हैं। तो मौसम या समय के परिवर्तन के साथ जिन पवनों की दिशा बिल्कुल उलट जाती है उन्हें हम सामयिक या मौसमी अथवा अस्थायी पवन कहते हैं। पवनों के इस मार्ग में मानसूनी पवन, स्थलीय समीर व सागर समीर को सम्मिलित किया जाता है। स्थानीय पवन में देखिए यह पवनें मतलब स्थानीय तापमान और वायु दाब में अंतर के कारण स्थानीय स्तर पर विकसित होती हैं। ये छोटे क्षेत्रों को ही प्रभावित करती हैं और क्षोभ मंडल की निचली परतों तक सीमित रहती हैं। ये गर्म, ठंडी, बर्फ से भरी, धूल, रेत युक्त आदि अनेक प्रकार की होती हैं। विश्व में इसकी कुछ मतलब मुख्य स्थानीय हवा जैसे चिनूक हो गया, फॉन हो गया, सिरोक्को हो गया, हरमंटन, बोरा, मिस्ट्रल, ब्लीड्ज आदि है। अगला क्वेश्चन है चक्रवात तथा प्रति चक्रवात को आपको समझाना है। देखिए पवनों का ऐसा चक्र जिसमें अंदर की ओर वायु दाब कम, बाहर की ओर दोस्त अधिक होता है, उसको हम चक्रवात कहते हैं। इसमें पवन की दिशा परिधि से केंद्र की ओर होती है, परिधि से केंद्र की ओर, याद रखना है। फिर उत्पत्ति क्षेत्र के आधार पर चक्रवात शीतोष्ण कटिबंधीय तथा उष्ण कटिबंधीय प्रकार के होते हैं। ये चक्रवात उत्तरी गोलार्ध में मात्र शीत ऋतु में आते हैं, परंतु दक्षिणी गोलार्ध में जल भाग के अधिक होने के कारण प्राय वर्ष भर आते रहते हैं। भारत में बंगाल की खाड़ी में से उत्पन्न चक्रवात पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु तथा अरब सागर से उत्पन्न चक्रवात गुजरात, महाराष्ट्र राज्यों के समुद्र तटीय भागों को अधिक प्रभावित करते हैं। अब बात आती है दोस्तों चक्रवात के ठीक विपरीत होता है प्रति चक्रवात। के केंद्र में वायु दाब ज्यादा होता है और केंद्र के बाहर यह क्रमशः घटता जाता है। फलस्वरूप दोस्तों हवाएं केंद्र से परिधि की ओर चलती हैं। ठीक है, इसमें हवाओं की गति उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के विपरीत होता है। प्रति चक्रवात किसी क्षेत्र में उच्च वायु दाब के क्षेत्र का निर्माण करता है और साफ मौसमी दशाओं को संकेतित करता है। इनके मार्ग व दिशा में निश्चितता की कमी होती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि ज्वार भाटा से आप क्या समझते हैं। देखिए ज्वार भाटा समुद्र का नियमित उत्थान और पतन है, जिसके अंतर्गत समुद्र का जल नियमित रूप से ठीक है दिन में 2 बार ऊपर उठता है तथा 2 बार नीचे उतरता है। सूर्य तथा चंद्रमा के आकर्षण शक्तियों के कारण सागरीय जल के ऊपर उठकर आगे बढ़ने को ज्वार तथा सागरीय जल के नीचे गिरकर सागर की ओर पीछे लौटने को हम भाटा कहते हैं। पूर्णिमा तथा अमावस्या के दिन जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा तीनों एक सीध में आ जाते हैं तो सूर्य और चंद्रमा की सम्मिलित आकर्षण शक्ति का प्रभाव पृथ्वी पर पड़ता है, अतः उस समय सबसे अधिक ऊंचे ज्वार आते हैं, जिन्हें दीर्घ ज्वार या बृहद ज्वार हम कहते हैं। अगला क्वेश्चन है मानव जीवन में ज्वार भाटा का क्या महत्व, आपको ये बताना। देखिए ज्वार भाटा का मानव के लिए विशेष महत्व है, क्योंकि इससे मनुष्यों को व्यापार, मछली पकड़ने और तथा नौ संचालन में मदद मिलती है। ज्वार के समय तट के निकट जल की गहराई बढ़ जाती है, जिससे बड़े बड़े जहाज पतनुत तक सुरक्षित और सुगमता से पहुंच जाते हैं। वही भाटे के साथ जहाज वापस गहरे सागर में लौट आते हैं। तो नदियां तथा मुहाने पर जो अवसाद एकत्र रहती है ज्वार भाटे से हटाकर दूर बहा ले जाता है। तो गाइस देखिए इससे फायदा क्या होता है ये आपने देखा। अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि महासागरीय धाराओं का आपको वर्णन करना है। देखिए गल्फ स्ट्रीम या खाड़ी का धारा। देखिए गल्फ स्ट्रीम अटलांटिक महासागर की एक प्रमुख गर्म जलधारा है।
यह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के मैक्सिको की खाड़ी से उत्पन्न होकर उत्तर की ओर प्रभावित होती है। यही धारा दोस्तों आगे चलकर पछुआ हवाओं के प्रभाव के कारण पूर्व की ओर मुड़ जाती है, जिसे उत्तरी अटलांटिक धारा मतलब कहा जाता है। फिर दोस्तों आता है दूसरा नंबर आपका लेब्राडोर धारा। लेब्राडोर धारा एक ठंडी जल धारा है जो कि बैफिन की खाड़ी तथा डेविस, ठीक है, जल भूमध्य उत्तरी ध्रुव सागर से प्रारंभ होकर न्यूफाउंडलैंड तट से होती हुई ग्रांड बैंक के पूर्व से गुजरने के बाद 50 अंश पश्चिमी देशांतर के पूर्व में गल्फ स्ट्रीम में मिल जाती है। तीसरा दोस्तों नंबर आता है आपका क्यूरोसिया धारा। प्रशांत महासागर में जब उत्तरी विषुवतीय धारा फिलीपाइंस के पास दाहिने मुड़कर उत्तरी की ओर बढ़ती है मतलब, तो क्यूरोसियो धारा की उत्पत्ति होती है, ठीक है ना, जो कि गर्म जल धारा है। अगला दोस्तों आपका आता है क्यूराइल की धारा। देखिए दोस्तों थोड़ा थोड़ा भी अगर आप इसके बारे में जानेंगे ना तो पेपर में बढ़िया सब बनाकर लिख सकते हैं। अगर आपको बिल्कुल नॉलेज नहीं होगी तब देखिए दिक्कत होती है। तो क्यूराइल की धारा देखेंगे, यह एक ठंडी जल धारा है जिसके द्वारा अंटार्कटिक महासागर का ठंडा जल प्रशांत महासागर में लाया जाता है। इसकी तुलना अटलांटिक महासागर की लेब्राडोर धारा से की जा सकती है, ठीक है। अगला दोस्तों क्वेश्चन आता है कि संविधान सभा के गठन को आपको समझ। तो देखिए दोस्तों कैबिनेट मिशन के प्रावधानों के अनुसार भारत में संविधान सभा का गठन 1946 ईस्वी में हुआ। 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को दिल्ली के सेंट्रल हॉल में संविधान सभा की पहली बैठक हुई। इसी दिन डॉक्टर सच्चिदानंद सिंह को मतलब सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को बुलाई गई और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। देखिए गाइस आपको बता दें एक पेपर आया था सुपर टेट में, ठीक है ना, कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। क्वेश्चन दोस्तों आया था संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो कभी कभी दोस्तों अगर ऐसा क्वेश्चन आता तो इसको बोला जाता है कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन, क्योंकि उसमें ये नहीं लिखा था स्थायी अध्यक्ष कि अस्थायी अध्यक्ष, ठीक है। तो गाइस ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं तो ध्यान में रखिएगा इसको। उसके बाद देखिए 31 दिसंबर 1946 को, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के एक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया जो 22 जनवरी 1947 को पारित हुआ। संविधान की प्रमुख विशेषताओं का आपको वर्णन करना है। देखिए दोस्तों पहला क्या है, अत्यंत विस्तृत तथा व्यापक। भारतीय संविधान विश्व के विशालतम संविधानों में से एक है। शुरू में इसमें 395 अनुच्छेद 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी, जबकि वर्तमान में 445 अनुच्छेद 25 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। देखिएगा ये समय समय पर बदलती रहती, तो आपका जब पेपर हो तो इसको एक बार जरा ध्यान से मिला लीजिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ है कि भारत आंतरिक और बाह्य रूप से स्वतंत्र है और अपनी नीतियों का निर्माण स्वयं करेगा। तीसरा बिंदु दोस्तों आता है समाजवादी। समाजवादी राज्य से आता है कि सभी को अपने विकास तथा उन्नति के समान अवसर प्राप्त होंगे। चौथा है संघात्मक शासन। भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था लागू किया गया है। यहाँ 2 सत्ताएं केंद्र और राज्य है, इनके मध्य शक्तियों का स्पष्ट विभाजन है। पांचवा दोस्तों देखिए संसदीय शासन प्रणाली। अब इसको देखिए हम आपको हेडिंग बता दे रहे हैं जिसको आप ध्यान में रखना है। छठा धर्मनिरपेक्ष राज्य। सातवां की मूल अधिकारों की व्यवस्था। आठवां दोस्तों पॉइंट आता है नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख। नौवां आपका की मूल कर्तव्यों का उल्लेख, ठीक है। 10वां आपका स्वतंत्र न्यायपालिका। तो गाइस आप इसको हेडिंग भी याद रहेगी तो आप कुछ ना कुछ इसमें बनाकर लिख सकते हैं। फिर से बता रहे हैं दोस्तों संविधान की मतलब प्रमुख विशेषताओं का वर्णन किया जाएगा तो कम से कम दोस्तों आपको ये 10 हेडिंग याद होनी चाहिए, पहली दूसरी, ठीक है। एक बार इस वीडियो को फिर से देखिएगा दोस्तों, कम से कम हेडिंग बढ़िया से रट्टा मार लीजिए, उसके बाद थोड़ा थोड़ा उसके बारे में जानेंगे तो बढ़िया आप पेपर में बनाकर लिख सकते हैं। अगर आपको हेडिंग तक नहीं याद है तो फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। खाली मूल अधिकारों की व्यवस्था दोस्तों हम आपको बता दे रहे हैं। देखिए आपके पास है समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है सभी छात्रों के पास, नागरिकों के पास। शोषण के विरुद्ध अधिकार है आपको, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं कि नागरिकता का अर्थ एवं महत्व स्पष्ट कीजिए। ऐसे क्वेश्चन तो आप आराम से लिख सकते हैं। देखिए भारत में 2 तरह के लोग हैं, नागरिक और विदेशी। नागरिक भारतीय राज्य के पूर्ण सदस्य होते हैं और उनकी मतलब इस पर पूर्ण निष्ठा होती है। इन्हें सभी नागरिक और राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं। दूसरी ओर विदेशी किसी अन्य राज्य के नागरिक होते हैं, इसलिए इन्हें नागरिक एवं राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं होते। ये 2 तरह के होते हैं, विदेशी मित्र होते हैं और विदेशी शत्रु भी होते हैं। विदेशी मित्र वे होते हैं जिनके भारत के साथ सकारात्मक संबंध होते हैं, विदेशी शत्रु वे होते हैं जिनके भारत के साथ युद्ध चल रहा हो। तो इस समय दोस्तों युद्ध हमारा कहाँ चल रहा है, चीन पाकिस्तान, याद है ना। बाकी जब आप वीडियो देख रहे होंगे तब तो पता नहीं किससे युद्ध हो रहा होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों भारतीय नागरिकों को कौन से अधिकार या विशेषाधिकार प्राप्त है, इसको बताना है आपको। चलिए दोस्तों देखते हैं। पहला दोस्तों बारी आती है धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 15। दूसरा दोस्तों देखिए लोक नियोजन के विषय में समता का अधिकार, अनुच्छेद 16।
वाक स्वतंत्रता एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सम्मेलन, संघ, संचरण, निवास व व्यवसाय की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29, लोकसभा और विधानसभा चुनाव में मतदान का अधिकार है, संसद एवं राज्य विधानमंडल की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ने का अधिकार है, सार्वजनिक पदों यथा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उच्चतम एवं उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, राज्य के राज्यपाल, महान्यायवादी एवं महाधिवक्ता की योग्यता रखने का भी आपके पास अधिकार है। अगला प्रश्न क्या आता है हमारा कि कानून बनाने की प्रक्रिया का वर्णन आपको दोस्तों करना है। तो चलिए सीधे बिंदु पर आते हैं। देखिए कोई भी कानून दोस्तों बनाने के लिए पहले हमें इसको संसद में विधेयक पारित किया जाता है। ये विधेयक दो प्रकार के होते हैं, साधारण विधेयक तथा धन विधेयक। इसको जरा याद रखिएगा। कानून कहाँ से बनता है आपका? संसद से बनता है ना। तो चलिए देखते हैं कानून बनाने की कौन सी प्रक्रिया है। देखिए पहला नंबर दोस्तों आता है कि साधारण विधेयक पहले किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, राज्यसभा हो सकता है या लोकसभा। विधेयक कोई भी मंत्री पेश कर सकता है। तीसरा दोस्तों देखिए आधे से अधिक उपस्थिति सदस्यों का मत यदि विधेयक के पक्ष में होता है तो विधेयक उस सदन में पारित हो सकता है। चौथा आमतौर पर जब मत लिए जाते तो सभापति अपना मत नहीं देता, पर यदि विधेयक के पक्ष और विपक्ष में बराबर सदस्यों के मत है तो सभापति अपना मत दे सकता है। इस स्थिति में उसका मत निर्णायक होगा। यदि साधारण विधेयक एक सदन से पारित हो जाता है पर दूसरे सदन से पारित नहीं होता तो समस्या उठ खड़ी होती है। इसे सुलझाने के लिए दोस्तों राष्ट्रपति दोनों सदनों की सम्मति बैठक बुला सकता है। अगला दोस्तों देखिए राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से पहले दोनों सदनों में विधेयक पारित होना जरूरी है। छठा बिंदु राष्ट्रपति साधारण विधेयक को सुझावों सहित वापस लोकसभा में भेज सकते हैं। लोकसभा चाहे उस विधेयक को वहीं पर समाप्त कर सकता है, परंतु वही विधेयक लोकसभा द्वारा राष्ट्रपति को भेजे जाने पर राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर करने ही होंगे। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि हमारे मौलिक अधिकारों को लिखिए। मतलब तो पहले दोस्तों हमारा मौलिक अधिकार कौन सा? हमने जैसे बोला कि समानता का अधिकार आपके पास है। समानता के अधिकार का अर्थ होता है कि संविधान की दृष्टि में सभी नागरिक समान है। राज्य किसी के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करता। समानता के मूल अधिकार में अग्रलिखित अधिकार होते हैं। देखिए विधि के समक्ष समानता, भेदभाव की समाप्ति, सरकारी नौकरियों में समान अवसर मिलना, अस्पृश्यता या छुआछूत का अंतर। ठीक है ना। फिर दोस्तों दूसरा आपके पास जो अधिकार है वो होता है स्वतंत्रता का अधिकार। देखिए भारतीय संविधान में स्वतंत्रता के अधिकार का बहुत ही अधिक महत्व है। भारतीय संविधान अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्रता के अधिकारों को उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत इस संविधान में नागरिकों को 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्राप्त हैं। पहला देखिए भाषण तथा विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है आपके पास। विधि के समक्ष समानता, शांतिपूर्ण तथा बिना शस्त्रों के साथ मतलब के सभा की स्वतंत्रता, समुदाय या संघ बनाने की स्वतंत्रता है आपके पास, भ्रमण करने की स्वतंत्रता है, निवास की स्वतंत्रता है। शोषण के विरुद्ध दोस्तों अधिकार में क्या क्या आपके पास है? देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 में नागरिकों के को मतलब शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान किया गया। देखिए मनुष्यों के क्रय विक्रय पर रोक है दोस्तों, खरीद फरोख्त नहीं हो सकता। बेगार तथा बलपूर्वक श्रम का अंत है। कारखानों आदि में बालकों को काम करने पर निषेध है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है दोस्तों आपके पास। भारतीय संविधान के 25 से लेकर 28 अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है। ठीक है, ये सब आप लिख सकते हैं। अगला आता है संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी अधिकार। भारतीय संविधान की धारा 29 व 30 के अंतर्गत समस्त नागरिकों को संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी अधिकार दिया गया है। ठीक है, आप इसको लिखिएगा। अगला दोस्त आता है आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार। हमारे मूल अधिकारों में संवैधानिक उपचारों के अधिकार का सबसे अधिक महत्व है। हमारे संविधान के नागरिकों की रक्षा की समुचित व्यवस्था की है। संविधान की धारा 32 के अंतर्गत संवैधानिक उपचारों के अधिकार भारत के नागरिकों को दिया गया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों सूचना का अधिकार 2005 क्या है ये आपको बताना है। तो देखते हैं दोस्तों भारत एक लोकतांत्रिक देश है। लोकतंत्र पूर्ण रूप से जनता की शासन व्यवस्था है जिसमें शासन अपने कार्य हेतु पूर्ण रूप से जनता के प्रति जवाबदेह होता है। देखिए शासन का संचालन भी जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से ही होता है। सूचना के अधिकार से आते उस वैधानिक अधिकार से जो किसी देश के लोगों को सरकारी कार्यों से संबंधित सूचनाएं प्राप्त करने के अवसर एवं पहुंच प्रदान करता है। इसके द्वारा नागरिकों को सरकार से प्रश्न पूछने व विभिन्न दस्तावेजी ठीक है सूचनाएं प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त होता है। तो दोस्तों देखिए लास्ट में लिखा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 दिनांक 15 जून 2005 को पारित हुआ। राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद यह अधिनियम जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत में दिनांक 12 अक्टूबर 2005 को लागू हो गया है। अगला क्वेश्चन है मौलिक कर्तव्य का महत्व आपको स्पष्ट करना है। तो ऐसे क्वेश्चन दोस्तों आप सिंपल सी बात है पेपर में बनाकर बढ़िया से लिख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि संविधान में वर्णित मौलिक कर्तव्य सबसे अधिक नैतिक तथा महत्वपूर्ण अंग है। मौलिक कर्तव्य ही नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा करते हैं।
संविधान में नागरिक कर्तव्यों के उल्लेख से आशा की गई है कि भारतीय नागरिकों को अपने कर्तव्यों का अधिक स्पष्ट रूप से बोध और वो अच्छे ढंग से इनका पालन करेंगे। ठीक है, ऐसे लिख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में दिए गए नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन आपको करना है। पहला देखिए आर्थिक सुधार संबंधी तत्व है, दूसरा सामाजिक प्रगति संबंधी तत्व, तीसरा शिक्षा स्वास्थ्य एवं संस्कृति की सुरक्षा अथवा विकास संबंधी तत्व है, चौथा न्याय एवं शासन सुधार संबंधी तत्व है, पांचवा अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा संबंधी तत्व है। अगला क्वेश्चन नीति निर्देशक तत्वों के महत्व पर आपको प्रकाश डालना है। सीधे महत्व को दोस्तों हम देखते हैं। देखिए लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना, शासन का पथ प्रदर्शन, निर्देशक तत्वों के पीछे जनमत की शक्ति, मूल अधिकारों के पूरक है। मूल अधिकार तथा नीति निर्देशक तत्वों में आपको अंतर बताना है। तो पहला दोस्तों देखते हैं मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व। देखिए मूल अधिकार नागरिकों की वैधानिक मांग है, इनको न्यायालय का संरक्षण प्राप्त है। अगर किसी व्यक्ति के अधिकार का अतिक्रमण होता है तो वह व्यक्ति न्यायालय की शरण ले सकता है। नीति निर्देशक सिद्धांतों के पीछे कोई कानूनी शक्ति नहीं है। नीति निर्देशक तत्वों को न्यायालय का संरक्षण प्राप्त भी नहीं है। राज्य द्वारा उल्लंघन होने पर न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। मूल अधिकारों का विषय व्यक्ति है, इसका संबंध व्यक्ति के विकास से होता है। नीति निर्देशक तत्वों का मतलब विषय राज्य है तथा इनका लक्ष्य सामाजिक कल्याण होता है। मूल अधिकारों को कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में स्थापित या निलंबित किया जा सकता है। राज्य के प्रति निर्देशक तत्वों को स्थगित या निलंबित नहीं किया जा सकता। मूल अधिकार राजनीतिक स्वतंत्रता प्रदान करते हैं, नीति निर्देशक तत्व आर्थिक स्वतंत्रता प्रदान करते हैं। मूल अधिकारों की प्रकृति नकारात्मक है, नीति निर्देशक तत्वों की प्रकृति सकारात्मक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का आपको योगदान बताना। देखिए पहला दोस्तों खाद्यान्न तथा कच्चा माल पैदा करके, औद्योगिक क्षेत्र द्वारा उत्पादित उपभोग तथा पूंजीगत वस्तुओं के विकास के लिए बाजार विकसित करके। ठीक है, चौथा है कि तीसरा मतलब औद्योगिक क्षेत्र के लिए श्रम उपलब्ध करा के, निर्यात योग्य सृजन के लिए विशेष मतलब विदेशी मुद्रा अर्जित करके। ठीक है, ऐसे करके आप लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है हरित क्रांति के दोषों का आपको वर्णन करें, इसके दोष देखना। ठीक है, फायदा नहीं। देखिए हरित क्रांति में दोस्तों पहला पॉइंट आता है कि कुछ फसलों तक ये सीमित है। हरित क्रांति का मुख्य दोष इसका प्रभाव कुछ फसलों जैसे गेहूं, चावल, मक्का, ज्वार तथा बाजरा तक सीमित होना था। सभी फसलों को इसका लाभ नहीं मिल सका। दूसरा, कुछ राज्यों तक सीमित। हरित क्रांति का क्षेत्र केवल आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र तथा तमिलनाडु तक ही सीमित रहा। अगला दोस्तों बड़े कृषकों को लाभ हुआ। हरित क्रांति से जरूरतमंद छोटे किसानों को लाभ नहीं मिला, यह बड़े किसानों की हितैषी बनकर रह गए। अगला बेरोजगारी, मशीनों का प्रयोग होने से कृषि बेरोजगारी बढ़ गई। लक्ष्य से कम उत्पादन, हरित क्रांति उत्पादन के पूर्व लक्ष्यों को पाने में विफल भी रही। अब मुद्रा का वर्गीकरण आपको प्रस्तुत करना है। देखिए मुद्रा का वर्गीकरण, प्रकृति के आधार पर वर्गीकरण, वैधानिकता के आधार पर वर्गीकरण। एक तो वास्तविक मुद्रा आता है, हिसाब की मुद्रा, धातु मुद्रा, पत्र मुद्रा, ठीक मुद्रा। और देखिए धातु मुद्रा में दोस्तों क्या क्या आता है इसको जरा देखेंगे। प्रमाणित सिक्के और सांकेतिक सिक्के। और पत्र मुद्रा में दोस्तों आपका आएगा प्रतिनिधि पत्र मुद्रा मतलब फिर परिवर्तनशील आता है पत्र मुद्रा, और अपरिवर्तनशील पत्र मुद्रा, प्रादिष्ट मुद्रा। अब दोस्तों बात आती है आपकी वैधानिकता के आधार पर वर्गीकरण क्या क्या है। इधर देखिए विधिग्राह्य मुद्रा, साख मुद्रा। ठीक है, विधिग्राह्य मुद्रा में आता है आपका सीमित विधि, असीमित विधि, ग्राह्य मुद्रा, ये ठीक है। उसके बाद देखिए साख मुद्रा में दोस्तों आपका आता है प्रतिज्ञा पत्र, चेक हो गया, हुंडी हो गया, विनिमय विपत्र, बैंक ड्राफ्ट। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा आता है विनिमय विपत्र क्या है, ये आपको बताना है। देखिए विनिमय पत्र एक लिखित आज्ञा पत्र है जिस पर आदेशकर्ता के हस्ताक्षर होते हैं। यह शर्त रहित होता है, इसे ऋण देने वाला लिखता है और ऋण लेने वाले इस पर स्वीकार करता है। ठीक है, बस इतना समझिए। और इसमें भुगतान की जाने वाली रकम निश्चित होती है। अगला क्वेश्चन है मुद्रा संकुचन के कारण पर आपको प्रकाश डालना है। मुद्रा संकुचन के कारण देखिए पहला दोस्तों बैंक दर का ऊंची करना। दोस्तों आप हेडिंग को याद कर लेंगे, बाकी पेपर में बढ़िया लिख सकते हैं। ठीक है, मुद्रा संकुचन के 200 कारणों में पहला बैंक दर ऊंची करना, दूसरा भारी कर लगाना, तीसरा जनता से ऋण लेना, चौथा चलन मुद्रा की मात्रा कम करना। ठीक है, तो इतना दोस्तों अगर आप हेडिंग याद है तो कुछ ना कुछ बनाकर लिख सकते हैं। अगर आपके पास हेडिंग ही नहीं है, लिखने के लिए कोई टॉपिक ही नहीं, तो आप लिखेंगे क्या। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा आता है कि मुद्रा का अवमूल्यन क्या है, इसके मुख्य उद्देश्य आपको बताने हैं। जब विदेशी मुद्राओं में देश की मुद्रा का मूल्य कम हो जाता है तो इसे मुद्रा का अवमूल्यन कहते हैं। जैसे दोस्तों आप देखते होंगे $1 की कीमत दोस्तों तकरीबन 75 रुपए, कभी 70 रुपए आ जाती है। जी हाँ दोस्तों, मतलब वहां का $1 इंडिया के 75 रुपए के बराबर है। देखिए जैसे मान लीजिए भारत के 100 रुपए $40 के बराबर है। जी हाँ दोस्तों, ये तो बहुत ही कम है, $40 की कीमत आज की डेट में बहुत ज्यादा है। यदि किसी कारणवश भारत का 100 रुपए की विनिमय दर $30 निर्धारित कर देती तो इसे रुपए का डॉलर में अवमूल्यन कहते हैं। देखिए अवमूल्यन का उद्देश्य क्या है, देखिए इसको जरा।
देशी उद्योग धंधे को संरक्षण देना, आंतरिक मूल्य स्तर को ऊंचा रखना। देखिए इसको में देखते क्या है, जब किसी देश में वस्तुओं के दामों में गिरावट होती है तो हमारे देश में उस देश में अधिक मात्रा में सामान आने लगता है, इससे स्वदेशी उद्योग धंधे खतरे में पड़ जाते हैं। अगला है आंतरिक मूल्य स्तर को ऊंचा करना। जब देश में मूल्य गिरा रहता है तो अवमूल्यन के परिणाम स्वरूप देशी वस्तुएं विदेशियों के लिए सस्ती हो जाती हैं, जिससे वे अधिक वस्तुएं मांगने लगते हैं। विदेशी में स्वदेशी वस्तुओं की मांग बढ़ने से देश में आंतरिक मूल्य स्तर बढ़ने लगता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या आता है, इसको जरा देखते हैं। भारत में मौद्रिक नीति के उद्देश्यों का आपको वर्णन करना है। देखिए मौद्रिक नीति और आर्थिक विकास को प्रोत्साहन। भारत में पूंजी निर्माण की दर बहुत ही नीची है। पूंजी निर्माण के लिए 3 स्वतंत्र परिवर्तनशील तत्व आवश्यक हैं। पहला बचत होना चाहिए, वित्तीय क्रियाशीलता, विनियोग। तो दूसरा पॉइंट दोस्तों हमारा आता है कि आर्थिक विकास के लिए पर्याप्त वित्त प्रबंधन करना और कीमत स्थिरता कायम रखना होना चाहिए दूसरा। तीसरा पॉइंट है कि आर्थिक असमानताओं को कम करना। चौथा दोस्त आपका ऋण प्रबंध। ठीक है, फिर हम बार बार आपसे करें कि अगर आपके पास हेडिंग है लिखने के लिए पेपर में तो आप बढ़िया लिख सकते हैं, अगर आपको हेडिंग तक याद नहीं तो आप फिर पेपर में कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ये सब चीजें। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था में लघु एवं कुटीर उद्योगों का आपको महत्व बताना है। ठीक है, तो भारतीय अर्थव्यवस्था में लघु एवं कुटीर उद्योगों का महत्व इस प्रकार है। पहला देखिए बेरोजगारी को हल करने में सहायक है। दूसरा आपका ग्रामीण अर्थव्यवस्था के अनुकूल है। तीसरा वंशानुगत कला का विकास होता है। चौथा देखिए कृषि पर जनसंख्या का दबाव कम करने में सहायक लघु तथा कुटीर उद्योग व्यक्तियों को रोजगार देकर कृषि पर निर्भरता को कम कर देता है। अगला क्वेश्चन आता है कुटीर तथा लघु उद्योगों की समस्याओं पर आपको प्रकाश डालना है। तो पहला कच्चे माल की समस्या देखिए, उपलब्ध कच्चे माल का घटिया किस्म होना चाहिए, मतलब घटिया किस्म का मिलता है। कच्चे माल का ऊंचा मूल्य होता है। कच्चा माल समय पर नहीं मिल पाता है। बड़े उद्योगों से प्रतियोगिता। बड़े उद्योगों से बनी वस्तुएं प्रमाणित, आकर्षक और सस्ती होने के कारण इनकी वस्तुएं बेचने में कठिनाई होती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा आता है कि कुटीर तथा लघु उद्योगों की समस्याओं के समाधान के उपायों का आपको वर्णन करना है। ठीक है, अब इसको देखते हैं समस्या कौन कौन सी है। पहले देखिए सहकारी समितियों का विकास। दूसरा गुणवत्ता नियंत्रण। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं दोस्तों क्या है इसमें। कच्चे माल की प्राप्ति की समस्या, वित्तीय समस्या, विपणन की समस्या आदि अनेक समस्याओं का समाधान हो जाएगा तथा वस्तु उचित मूल्य पर प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। गुणवत्ता पर नियंत्रण क्या है, कुटीर तथा लघु उद्योगों को अपनी वस्तुओं में ठीक है प्रमापीकरण के साथ साथ गुणवत्ता नियंत्रण भी करना चाहिए। इसके लिए लघु उद्योगों द्वारा बनाई गई वस्तुओं को बड़े बड़े उद्योग धंधे कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल करेंगे। उदाहरण के लिए साइकिल, मोटरसाइकिल व मोटर पुर्जे लघु उद्योगों के द्वारा बनाए जाने चाहिए तथा बड़े उद्योग इन पुर्जों को जोड़कर साइकिल, मोटरसाइकिल व मोटर बनानी चाहिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा देखते हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या है, इनकी प्रमुख विशेषताओं पर आपको प्रकाश डालना है। बहुराष्ट्रीय कंपनी ऐसी फर्में होती हैं जिनका प्रधान कार्यालय तो एक देश में होता है किंतु उनकी व्यापारिक क्रिया बहुत से दूसरे देशों में होती है। इन्हें दोस्तों राष्ट्रीय पारीय निगम भी कहते हैं। इसका अर्थ है कि इनकी क्रियाएं मूल देश में आरंभ होने के बाद अन्य देशों में भी फैल जाती हैं। अब इसकी विशेषताएं दोस्तों देखते हैं कौन कौन सी है। पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रियाकलाप। इन निगमों की क्रिया कई देशों में फैली होती है। यह था दोस्तों जैसे आपकी फिलिप्स इंग्लैंड की कंपनी है किंतु इसका व्यापार भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश सहित विश्व के अनेक देशों में फैला है। दूसरा दोस्तों प्रबंधक। इसके दोस्तों प्रबंधक मंडल में अनेक राष्ट्रों के व्यक्ति होते हैं। इनका आकार पूंजी और बिक्री दोनों से ही दृष्टिकोण में विस्तृत होता है तथा इन निगमों का पूंजी का हिस्सा दूसरे अन्य राष्ट्रों में फैला होता है। तीसरा दोस्तों विज्ञापन, विक्रय तथा प्रचार पर जोर। बहुराष्ट्रीय कंपनियां विक्रय तथा प्रचार पर जोर देती है। इनका कारोबार सामान्यतः विशिष्टीकरण होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियों में से भारतीय अर्थव्यवस्था को क्या हानियां हैं। इससे हानियां भी दोस्तों हमको होगा ना, नुकसान भी होगा। देखिए इन निगमों का मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना होता है। ये राष्ट्र के हितों के स्थान पर अपने लाभ को प्राथमिकता देती हैं। बड़े आकार में होने के कारण स्वदेशी उद्योग इनकी प्रतिस्पर्धा में मतलब नहीं टिक पाते और वे नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार स्वावलंबन के स्थान पर परावलंबन में स्थान मिलता है। दूसरा देखिए कभी कभी बहुराष्ट्रीय कंपनियों अपने साथ मतलब आधुनिकतम तकनीक नहीं लाती बल्कि पुरानी तकनीक से ही उत्पादन करती है। अतः इनके आगमन से देश का तकनीकी विकास होना जरूरी नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, महमूद गजनबी और मोहम्मद गौरी के भारत आक्रमण के उद्देश्यों को स्पष्ट आपको करना 2016 का क्वेश्चन है। तो देखते हैं, महमूद गजनबी तुर्क सरदार जिसने पश्चिमी एरिया मतलब एशिया के छोटी सी रियासत गजनी राज्य की स्थापना की थी का एक उत्तराधिकारी था। वह बहुत ही महत्वाकांक्षी शासक था। उसने भारत की धन संपदा के बारे में कथाएं सुन रखी थी।
तथा अपने राज्य को समृद्ध राज्य बनाने के लिए सन 1000 ईस्वी में से मतलब 1025 तक भारत पर 17 बार आक्रमण किया। महमूद गजनवी का इरादा भारत पर आक्रमण कर धन दौलत लूट कर इकट्ठा करना था। ठीक है, उसके पंजाब, मुल्तान, भातिंडा, नगरकोट, नारायणपुर, कश्मीर, थानेश्वर, मथुरा, कन्नौज, कालिंजर, सोमनाथ मुख्य आक्रमण के केंद्र थे। महमूद गजनवी का भारत में सबसे प्रसिद्ध आक्रमण सोमनाथ के मंदिर पर हुआ था। वहां से उसने बहुत सा धन, सोना चांदी लूटा और गजनी ले गया। महमूद गजनवी की विनाश मतलब लीला के संबंध में मध्य एशिया के प्रसिद्ध विद्वान, ठीक है, अल-बरूनी, जो कि महमूद गजनवी के साथ भारत आया था, लिखा है कि महमूद ने भारत की समृद्धि को बर्बादी में बदल दिया या बदल डाला। उसने आक्रमण से देश को सांस्कृतिक व आर्थिक हानि हुई। अब दोस्तों देखते हैं महमूद गौरी का आक्रमण क्या था। ठीक, आगे देखते हैं दोस्तों इसमें क्या लिखा था कि देखिए, समकालीन हिंदू राजाओं ने महमूद गजनवी का सामना किया, किंतु राजनीतिक एकता के अभाव में वे असफल रहे। लगभग 1030 ईस्वी में महमूद गजनवी की मृत्यु भी हो गई। ठीक है, महमूद गौरी का आक्रमण देखिए, महमूद गजनवी के लगभग 150 वर्ष बाद अफगानिस्तान की एक छोटी सी रियासत और गौर का मतलब तुर्क शासक मोहम्मद गौरी भारत पर आक्रमण करने आया था। मोहम्मद गौरी ने भारत में सबसे पहले 1175 ईस्वी में पंजाब के मुल्तान शहर पर आक्रमण किया तथा सिंध और सुल्तान पर अधिकार कर लिया। भारतीय राजाओं के आपसी संघर्ष का लाभ उठाते हुए गौरी ने मतलब मुल्तान शहर के आक्रमण के बाद गुजरात के चालुक्य वंश के राजा भीम पर आक्रमण किया, लेकिन इस युद्ध में दोस्तों गौरी हार गया। मोहम्मद गौरी के भारत पर आक्रमण का उद्देश्य धन प्राप्ति व इस्लाम धर्म का प्रचार करना था। ठीक है दोस्तों, इतना आप लिख देंगे, बहुत ही। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, सेना के संगठन में अलाउद्दीन ने क्या क्या सुधार किया, इसको देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है, विजयों का श्रेय मतलब उसकी सुसंगठित सेना को था। अलाउद्दीन ने एक विशाल स्थायी सेना का संगठन किया। उसकी सेना में दोस्तों लगभग 4,75,000 सैनिक थे। सैनिकों को नियुक्ति उनकी घुड़सवारी, शस्त्र चलाने की योग्यताओं के आधार पर की जाती थी। सैनिकों के हुलिया का पूरा विवरण रखा जाता था। सैनिकों को नगद वेतन देने की प्रणाली अपनाई गई और घोड़ों की दाग लगाने की व्यवस्था प्रारंभ की गई। अगला प्रश्न है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने शासनकाल में कौन सी मतलब योजनाएं लागू की थी, देखते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से लेकर 1351 ईस्वी तक, ठीक है। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद उसका पुत्र मोहम्मद बिन तुगलक सन 1325 ईस्वी में दिल्ली का सुल्तान बना। उसने 26 वर्ष शासन किया। मोहम्मद बिन तुगलक ने साम्राज्य की प्रगति और सुव्यवस्था के लिए अग्रलिखित नई योजनाएं लागू की। दो आप में कर वृद्धि, देखिए तुगलक ने गंगा एवं यमुना के बीच की भूमि, जिसे दो आप कहते थे, वहां भूमि कर में वृद्धि कर दी और कई अन्य कर भी लगा दिए। राजधानी में परिवर्तन किया, तांबे की मुद्रा का चलन हुआ। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वेन सॉन्ग ने हर्षवर्धन के विषय में क्या क्या लिखा, इसको आपको बताना है। तो देखिए, चीनी यात्री वेन सांग हर्ष के शासन से बहुत ही अधिक प्रभावित हुआ था। उसके अनुसार हर्ष का शासन उदार सिद्धांतों पर आधारित था तथा शासन तंत्र जनहित की कामना से संचालित होता था। राजा के परिश्रम तथा दानशीलता की भी मतलब वेन सांग ने बहुत ही प्रशंसा की है। राजा के समय विभाजन अत्यंत सतर्कता के साथ किया गया था। उसका सारा समय धार्मिक कार्यों तथा शासन संबंधी मामलों में बटा हुआ था। वेन सॉन्ग के अनुसार राजा का दिन 3 भागों में विभक्त था। दिन का एक भाग तो 200 शासन के मामलों में व्यतीत होता था और शेष 2 भाग धार्मिक कृत्यों में व्यतीत होते थे। वे काम से कभी थकने वाले नहीं थे। उनके लिए 200 दिन का समय बहुत ही कम था। अच्छे कार्यों में वे इतने संलग्न होते थे कि वो सोना और खाना भी भूल जाते थे। ठीक है गाइस, आजकल लोग देखते हैं दिन भर सोते ही रहते हैं, पढ़ाई वढ़ाई होती नहीं है। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या है, देखिए। अशोक के धम्म के विषय में आप अपनी टिप्पणी आपको लिखना है, 2016 का क्वेश्चन। तो अशोक के धर्म का स्वरूप, यहाँ देखिए धम्म लिखा है लेकिन धर्म होना चाहिए। देखिए, अपने दूसरे शिलालेख में अशोक प्रश्न करता है कियम चू धम्मे, और अपने दूसरे तथा 7वें अभिलेख में उसका धम्म या धर्म के तत्वों का उल्लेख किया है। ठीक है ना। अप सिनवे बहु कयाने दया दाने सचे सोचवे माधवे साधवे च। पहला दोस्त आता है आपका अल्प पाप या अपा सिनवे, अत्यधिक कल्याण, बहु कयाने, दया दान, सत्यवादिता सच्चे हो गया, पवित्रता सोचवे, मृदुता माधवे ए, और साधुता हो गया साधवे। फिर अगला क्वेश्चन, सेल किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, आपको ये बताना है। देखिए, भू परपटी का ऊपरी का भाग मतलब जो स्थल मंडल का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। ऊपरी मतलब 100 किलोमीटर मोटी परत स्थल मंडल कहलाती है। धरातल के 16 किलोमीटर गहराई तक 95% भू परपटी सेलों की बनी हुई है। चट्टान या सेल का निर्माण एक या एक से अधिक खनिजों के मेल से होता है। ये सभी पदार्थ जिनसे मतलब भू परपटी का निर्माण हुआ है,
चाहे वो ग्रेनाइट की भांति कठोर हो या चीका, रोड़ी अथवा मिट्टी की भांति नरम मुलायम हो, सबको सेल कहलाते हैं। अब सेलों का दोस्तों वर्गीकरण देखिए कौन कौन से होते हैं। एक आग्नेय चट्टाने, नाम सुना है ना आपने, अवसादी चट्टाने सुना होगा, कायांतरित चट्टाने। चलिए इसको देखते हैं हम। तो आग्नेय चट्टाने में देखिए, आग्नेय शब्द लैटिन भाषा के शब्द इग्निस से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है आग। अतः ऐसी सेल या चट्टाने हैं जिनके निर्माण में पृथ्वी के आंतरिक भाग में उपस्थित गर्म द्रव्य के ठंडा होने से हुआ है। रासायनिक संरचना के आधार पर आग्नेय चट्टाने कई प्रकार की होती हैं। अम्लीय आग्नेय चट्टान, क्षारीय आग्नेय चट्टान। अवसादी चट्टाने दोस्तों देखिए, इन चट्टानों को परतदार चट्टाने भी कहा जाता है। अवसादी चट्टाने वे हैं जो विखंडित ठोस पदार्थों के निक्षेपण से बनी हो या जीव जंतुओं और पेड़ पौधों के जमाव से निर्मित हो। ठीक है, यद्यपि अवसादी सेल भूपटी के पूरे आयतन का केवल 5% ही है, तो भी पृथ्वी के स्थल मंडल में 75% को घेरे हुए हैं। कायांतरित चट्टाने, वे चट्टाने जो अन्य चट्टानों के रूप में परिवर्तन द्वारा बनी होती हैं, उन्हें कायांतरित चट्टाने कहलाती हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है कि भूकंप आने के क्या कारण है, भूकंप के समय क्या सावधानियां रखनी चाहिए। भूकंप के कारण देखते हैं। चट्टानों का हिलना, जब हम किसी तालाब में पत्थर फेंकते हैं तो पानी की लहरें सभी दिशाओं में फैलने लगती है। इसी प्रकार पृथ्वी के भीतर जब चट्टानें हिलती हैं तो कंपन पैदा होता है जो चारों ओर फैलने लगते हैं। इस प्रकार चट्टानों के हिलने को ही भूकंप हम कहते हैं। भूकंप का कंपन केवल भूपटल भाग में ही सीमित रहता है। अब भूकंप से बचाव देख, तो दोस्तों देखिए, भूकंप एक गति तीव्रगामी विनाशकारी प्राकृतिक आपदा है। इसके आने पर काफी जनधन की हानि होती है। अधिकतर लोग भवन के मलबे के नीचे दबकर मर जाते हैं, क्योंकि देखिए स्थानीय भवन या मकान भूकंप विरोधी नहीं बनाए जाते। तो भूकंप से बचने के लिए मतलब निम्नलिखित उपाय अपनाने चाहिए। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में आप हो तो भूकंप आने के समय स्कूल भवन से तुरंत बाहर भागकर खुले स्थान पर भवन से दूर खड़े हो जाएं। तो सिंपल सा मतलब है दोस्तों, अगर आप गांव में या शहर में अगर आप बाहर निकल सकते हैं घर से तो निकल जाइए। उसके बाद देखिए, यदि आप नगर कस्बा क्षेत्र में हो तो किसी मेज, तख्त या अन्य ठोस वस्तु के नीचे छिप जाए। ध्यान यह भी रहे कि दोस्तों खिड़की, अलमारी या भारी वजनी वस्तु या पंखे के नीचे अथवा बगल में छुपना चाहिए। अगला दोस्तों देखिए, अगर मकान बहुमंजिली है तो मकान से बाहर निकलकर सिर को हाथ से तकिया से ढक ले। ठीक है, सिर के ऊपर हाथ रखे रखिए दोस्तों। यदि आपके पास हेलमेट है तो उसे शीघ्र लगा लें। ऐसे समय में लिफ्ट से नीचे उतरना नहीं चाहिए। अगर आप खुले क्षेत्र में हो तो तुरंत पेड़, बिजली या के तार के खंभे, मकान से दूर खड़े हो जाएं। अगला क्वेश्चन, हमारे मौलिक कर्तव्य कौन कौन से, इसको आपको बताना है। संविधान के 42वें संशोधन के माध्यम से भारतीय नागरिकों के 10 मौलिक कर्तव्य निश्चित किए गए। देखिए, पहला, भारतीय संविधान का पहला तथा उसके आदर्शों व संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का आदर व सम्मान करना। दूसरा, राष्ट्रीय स्वाधीनता संग्राम को जिन उच्च आदर्शों से प्रेरणा मिली थी उन्हें हृदयंगम करना तथा उनका अनुसरण करना। तीसरा बिंदु, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को परिपुष्ट करना और उसकी रक्षा करना। चौथा है देश की रक्षा करना और आवश्यक पड़ने पर राष्ट्र की सेवा करना। पांचवा, भारत के सभी लोगों में सरसता और समान मातृत्व की ऐसी भावना का निर्माण करना जो धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभावों से परे हों। ऐसी प्रथाओं का त्याग करना जो स्त्रियों का सम्मान के विरुद्ध है। अगला क्वेश्चन है कि सिकंदर के आक्रमण पर का मतलब भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, आपको ये बताना है। 2 बार ये प्रश्न पूछा गया है। सिकंदर के आक्रमण का भारत पर प्रभाव पड़ा। वास्तव में यह प्रभाव अनेक क्षेत्रों में दर्शित होता है। इतिहास की तिथि निर्धारण में सहायक, इस आक्रमण से तिथिवार इतिहास को प्रस्तुत करने में सहायता प्राप्त हुई। राजनीतिक एकता का प्रारंभ हुआ। तत्कालीन उत्तरी भारत में अनेक छोटे छोटे राज्यों का विलय पोरस तथा आम्बी के राज्यों में हो गया। अपेक्षाकृत राज्य विस्तृत तथा राजनीतिक दृष्टि से एकजुट होने लगे। यूनानी राज्यों की स्थापना, मतलब दोस्तों ठीक है, पश्चिमी पंजाब, सिंध आदि सीमावर्ती प्रांतों में यूनानी राज्यों की स्थापना हुई। फिर दोस्तों देखिए, आपका दोषपूर्ण युद्ध विधि का ज्ञान, भारतीयों को सिकंदर के विरुद्ध युद्ध करने से मतलब अपनी युद्ध विधि के दोषों के भलीभांति ज्ञान हुआ, जिसे उन्होंने भविष्य में दूर कर लिया। अगला क्वेश्चन आता हमारा कि गुप्तकालीन साहित्यिक प्रगति का उल्लेख आपको करना है। साहित्यिक उन्नति, गुप्त काल साहित्यिक उन्नति का युग था। डॉक्टर त्रिपाठी ने लिखा था, यह स्वाभाविक ही था कि इस सुरक्षा और संपत्तिक ठीक है समुन्नति की दशा में धर्म, साहित्य, कला तथा विज्ञान के क्षेत्रों में सक्रियता बढ़े और उन्नत हो। वास्तव में इन प्रत्येक क्षेत्रों में गुप्तों के शासनकाल में अभूतपूर्व उन्नति हुई है। गुप्त वंशीय शासक तलवार के धनी होने के साथ साथ स्वयं भी विद्वान थे। ये सब चीजें आप लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, सल्तनत काल की 4 प्रमुख इमारतों के नाम आपको लिखना है। तो देखते हैं, पहला इमारत देखिए क्या है, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद महरौली।
कुतुब मीनार, 2.5 दिन का झोपड़ा, ठीक है, नासिरुद्दीन का मकबरा, इल्तुतमिश का मकबरा। राष्ट्रकूट कौन थे, उनकी उपलब्धियों का आपको वर्णन करना है। चालुक्य के पतन के पश्चात 8वीं शताब्दी के अंत में राष्ट्रकूट नरेश दंतिदुर्ग ने अपनी स्वतंत्रता सत्ता स्थापित कर मालखेड़ अथवा मानखेड़ को अपनी राजधानी बनाया। कृष्ण प्रथम, ध्रुव, धारावर्ष गोविंद द्वितीय, गोविंद तृतीय तथा अमोघ वर्ष प्रथम आदि रस के वंश के शासक हुए। ठीक है दोस्तों, तो देखिए राष्ट्रकूट के मतलब वंश के शासकों व उनकी सफलताओं का संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है। पहला दंतिदुर्ग प्रथम, कृष्ण प्रथम, गोविंद द्वितीय, ध्रुव हो गया, गोविंद तृतीय हो गया। ठीक है, इसको आप ऐसे बनाकर लिख सकते हैं। एक एक करके सबको देखते हैं। देखिए दंतिदुर्ग प्रथम में क्या हुआ, ब्राह्मण धर्म का उपासक था तथा धर्म के प्रसार हेतु बहुत अधिक दान देता था। ऐसा विश्वास है कि दंतिदुर्ग की मृत्यु 758 ईस्वी के लगभग हुई थी। कृष्ण प्रथम दंतिदुर्ग पुत्र विहीन था, अतः उसकी मृत्यु के उपरांत उसका चाचा कृष्ण प्रथम शासक बना। उसने कर्नाटक, कोंकण तथा हैदराबाद आदि अपने प्रदेश को विलय कर लिया था और एलोरा में एक विशाल कैलाश मंदिर का निर्माण भी कराया था। गोविंद द्वितीय, कृष्ण प्रथम की मृत्यु के पश्चात गोविंद द्वितीय राजा बना। ध्रुव, देखिए ध्रुव राष्ट्रकूट वंश का एक पराक्रमी शासक था जिसने अपने राष्ट्रकूटों की शक्ति एवं कीर्ति में अभूतपूर्व वृद्धि की थी। गोविंद तृतीय, ध्रुव ने अपने 4 पुत्रों स्तंभकर्क, गोविंद तथा इंद्र से मतलब गोविंद को ही अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। अतः ध्रुव की मृत्यु के उपरांत उसके बड़े पुत्र स्तंभ ने मतलब उसके विरुद्ध विद्रोह कर दिया। इस युद्ध में गोविंद की विजय हुई, किंतु गोविंद ने अपने भाई को क्षमा करके उसे गंगवाड़ी का शासक नियुक्त कर दिया। गोविंद तृतीय ने पल्लव नरेश दंतिवर्मन बेंगी के चालुक्य नरेश मतलब विजयादित्य को पराजित किया था। उसके उपरांत उत्तर भारत की राजनीति में हस्तक्षेप किया। उसका प्रतिहारों से भी संघर्ष हुआ जिसमें उसकी विजय हुई थी। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या रहा हमारा कि चक्रवात क्या है, इसके 4 प्रभाव का आपको वर्णन करना है। देखिए जल के भंवर की भांति अस्थिर और परिवर्तनशील हवाओं के वायुमंडलीय भंवर जिनके केंद्र में निम्न वायुदाब और केंद्र के बाहर उच्च वायुदाब होता है, चक्रवात कहलाते हैं। साधारणतया चक्रवात अंडाकार होता है। इसमें न्यून वायुदाब ठीक केंद्र के समीप और केंद्र से बाहर की ओर सभी दिशाओं में वायुदाब क्रमशः बढ़ता जाता है और हवाएं बाहर से अंदर की मतलब केंद्र की ओर प्रभावित होती हैं। ठीक है, फेरल के नियमानुसार हवाएं उत्तरी गोलार्ध में अपनी दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में अपने बाईं ओर मुड़ जाती हैं। अर्थात उत्तरी गोलार्ध में हवाएं घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई की दिशा में मुड़ जाती हैं। इसके प्रभाव को दोस्तों देखा जाए चक्रवात के यातायात व संचार पर पड़ता है। जान और माल का नुकसान होता है। जल पोतों को सर्वाधिक हानि होती है। फसलों को दोस्तों देखिए फसलों को भी नुकसान होता है। उसके बाद जन स्वास्थ्य पर असर पड़ता है। ठीक है, आप इनको दोस्तों हेडिंग्स को याद रखिएगा और इसी में थोड़ा थोड़ा बनाकर आप लिख सकते हैं। अब अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की 4 विशेषताएं आपको बतानी है। तो पहली दोस्तों विशेषता सर्वाधिक व्यापक संविधान है ये। तो भारतीय संविधान विश्व का सबसे विस्तृत संविधान है। वर्तमान में इसमें 365 अनुच्छेद, 22 अध्याय एवं 12 अनुसूचियां हैं, जबकि दोस्तों अमेरिका के संविधान में केवल 7, कनाडा के संविधान में 147, ऑस्ट्रेलिया के संविधान में 128 और दक्षिणी अफ्रीका के संविधान में 153 ही अनुच्छेद हैं। लेकिन दोस्तों संविधान में ये सब जो अनुसूची है ना, ये भी समय समय पर बदलता रहता है। ठीक है, आप लेटेस्ट देख के ही जाइएगा पेपर में। उसके बाद दोस्तों देखिए निर्मित एवं लिखित संविधान है। भारतीय संविधान एक निर्मित संविधान है। इसका निर्माण एक संविधान सभा द्वारा एक विशेष समय पर किया गया था। इसके अतिरिक्त संविधान के अधिकांश उपलब्ध लिखित रूप में उपलब्ध है मतलब। ठीक है, फिर अगला दोस्तों संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। भारतीय संविधान भारत में एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य की व्यवस्था करता है। भारत समस्त निर्णय लेने में स्वयं सक्षम है। इसके अतिरिक्त भारत के राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति का पद निर्वाचित पद है, अतः भारत एक गणराज्य है। चौथा दोस्तों एकात्मक लक्षणों से युक्त संघात्मक व्यवस्था। संघात्मक व्यवस्था के सभी लक्षण भारतीय संविधान में विद्यमान है, लेकिन माता पिता द्वारा संघात्मक व्यवस्था अपनाए जाने के बावजूद भी इसका प्रमुख उद्देश्य एक सुदृढ़ एवं शक्तिशाली केंद्र की स्थापना करना था। अतः भारतीय संविधान में संघात्मक व्यवस्था के साथ साथ एकात्मक व्यवस्था के लक्षणों को भी सम्मिलित किया गया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों दिन रात होने के कारणों पर आपको प्रकाश डालना है। ठीक है, कि दिन और रात क्यों होता है। देखिए पृथ्वी के पास अपना प्रकाश नहीं है। पृथ्वी को प्रकाश और उष्मा सूर्य से ही प्राप्त होती है। पृथ्वी पर दिन रात का क्रम निम्न प्रकार चलता है। पृथ्वी का जो भाग सूर्य के सामने पड़ता है वहां दिन और जो भाग सूर्य के सामने नहीं रहता है वहां रात होती है। इस प्रकार से पृथ्वी पर 24 घंटों में दिन रात का पूरा चक्र होता जाता है।
अच्छे नागरिकों के 4 गुण का वर्णन करिए दोस्तों। ऐसा क्वेश्चन तो आप लोग बिल्कुल बढ़िया से लिखेंगे इसको। तो 4 गुण देखते हैं। पहला दोस्तों गुण होना चाहिए कि पर्यावरण संरक्षण में निजी स्तर पर योगदान दे, पेड़ लगाए, पानी बिजली बर्बाद ना करें, शोर शराबा कम करें, कचरा इधर उधर ना फेंके और प्लास्टिक का प्रयोग बंद करें। दूसरा दोस्तों सार्वजनिक स्थलों पर जिम्मेदार नागरिक होने का उदाहरण प्रस्तुत करें। तीसरा स्वच्छता का ध्यान रखें। चौथा अपने बच्चों को जिम्मेदार नागरिक बनाने की शिक्षा दें, ठीक बनने की शिक्षा दें। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या है कि वनों से होने वाले लाभ आपको बताना है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर वनों से अनेक लाभ होते हैं। पहला लाभ होता है कि अनेक उद्योग चलाने हेतु कागज, ठीक है, दिया सलाई, साबुन, बूट पालिश आदि कच्चा माल देते हैं। दूसरा वायु को शीतल एवं मिट्टी का नाम रखने में सहायता करते हैं। तीसरा दोस्तों वर्षा कराने में सहायता करते हैं। चौथा बाढ़ को रोकते हैं। पांचवा मैंग्रोव वन समुद्र तटों को स्थिर रखते हैं और उनकी रक्षा करते हैं। मैंग्रोव वन सुनामी जैसी आपदाओं के प्रभाव को कम करते हैं। अगला प्रश्न आता है आपका कि चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु और बिंदुसार का राज्यारोहण किस सन में हुआ था, आपको यह बताना है। 298 ईसा पूर्व में उन्होंने अपना साम्राज्य मतलब बेटे बिंदुसार को देकर कर्नाटक चले गए, जहां उन्होंने 5 ठीक है हफ्तों तक बिना खाए पिए ध्यान किया, जिसे संकराग कहते हैं। ये दोस्तों जब तक करते हैं जब तक आदमी मर ना पाए। यहाँ चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने प्राण त्याग दिए। बिंदुसार का राज्यारोहण 298 ईस्वी में को हुआ था। अगला क्वेश्चन दोस्तों चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से किन्हीं 4 का नाम आपको लिखना है। तो धनतोरी, अमर सिंह, शंकु, वेताल भट्ट, कालिदास। फिर अगला क्वेश्चन विशाख दत्त के द्वारा लिखित 2 नाटकों के नाम आपको लिखना है। तो दोस्तों एक मुद्रा राक्षस देवी और दूसरा देवी चंद्र गुप्तम, ठीक है। भूकंप किससे कहते हैं? भूकंप की तीव्रता नापने के लिए किसका प्रयोग होता है? भूकंप। जब आंतरिक शक्तियों के कारण पृथ्वी की सतह अचानक कंपित होती है तो उसे हम भूकंप कहते हैं। यंत्र दोस्तों याद रखिए सिस्मोग्राफ, भूकंप मापी यंत्र। मापन की इकाई दोस्तों होती है रिक्टर स्केल में। बोलते हैं ना इतने रिक्टर स्केल का दोस्तों भूकंप आया। अगला है दोस्तों अपशिष्ट किसे कहते हैं? कारखानों से निकलने वाला या उपभोग करने के पश्चात जो चीजें शेष बचती है उसे अपशिष्ट पदार्थ कहलाते हैं। संविधान के निर्माण में कितना समय लगा? यह संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया था? 2 वर्ष मतलब 2 साल 11 महीने 18 दिन लगा। पारित 226 जनवरी 1950। अगला क्वेश्चन है मौलिक अधिकार किसकी निरंकुशता पर रोक लगाते हैं? मौलिक अधिकार दोस्तों सरकार की निरंकुशता पर रोक लगाते हैं। विकसित अर्थव्यवस्था और विकासशील अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं, आपको यह बताना है। विकसित दोस्तों देखिए पहले यह आर्थिक गतिविधियों के विकास का एक बेहतर स्तर का प्रतिनिधित्व करता है। यह हमेशा सापेक्षिक एवं तुलनात्मक संदर्भ में प्रयुक्त होता है क्योंकि दोस्तों इसकी किसी सीमा स्तर मानदंड का निर्धारण कठिन होता है। विकसित अर्थव्यवस्था कहलाता है जैसे दोस्तों जापान यूएस हो गया, ठीक है, अपना देश तो नाम नहीं फिलहाल। विकासशील अर्थव्यवस्था देखिए यह विकास की ओर अग्रसर अर्थव्यवस्था का सूचक है। सभी अर्थव्यवस्था इस श्रेणी में आती हैं परंतु इसका प्रयोग वैसी अर्थव्यवस्था को सूचित करने के लिए होता है जो पिछड़ी अर्थव्यवस्था से उच्च विकास की ओर प्रयासरत हैं, जैसे दोस्तों भारत और चीन। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था की 3 आधारभूत विशेषताएं आपको लिखनी है। तो भारतीय संविधान ने आर्थिक विकास के लिए समाजवादी प्रणाली को स्वीकार किया गया है। भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है। इस अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्र को महत्व दिया जाता है। तो दोस्तों हमारी वीडियो फिलहाल आज यहीं पर समाप्त होती है। इस वीडियो को देखने के बाद दोस्तों आपको तुरंत ही पार्ट 1 और पार्ट 2 देखना चाहिए। पार्ट 1 में आपके बहुविकल्पी क्वेश्चन मिलेंगे, पार्ट 2 में दोस्तों सारे अति लघु 3 प्रश्न हैं। जब आप दोस्तों पार्ट 1, 2 और 3 दोस्तों अभी आप देख रहे थे, जब दोस्तों आप ये 3 पार्ट को देख लेंगे और बढ़िया से मतलब कम से कम 5 से 6 बार दोस्तों वीडियो को देखिएगा ताकि दोस्तों आपके दिमाग में कुछ ना कुछ तो घुस ही जाए, ठीक है। लेकिन लघु 3 में 5-6 बार देख लेंगे तो कुछ ना कुछ दिमाग में चला जाएगा। लेकिन दोस्तों आपका जो बहुविकल्पी क्वेश्चन होगा और अति लघु 3, बहुविकल्पी भी दोस्तों 2-4 बार देख लेंगे तो ठीक है, याद हो जाता है। लेकिन अति लघु 3 को आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि एकदम बिल्कुल टू द पॉइंट क्वेश्चन होता है। अगर हल्की सी चूक हुई तो 0 नंबर होगा, ठीक है। तो सभी छात्रों को पेपर के लिए ऑल द बेस्ट। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, हैव अ नाइस डे। और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड।